हेलो एवरीवन, आज लेकर के आए हैं बायोलॉजी का लेक्चर हेरिडिटी पर। तो भाई ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि कहने को तो ये चैप्टर भाई छोटा सा है ना। पहले चैप्टर होता था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, थोड़ा लंबा चैप्टर हुआ करता था, आधा चैप्टर आपका कट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी सी हैं। तो बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करना है, इसके पीछे के लॉजिक क्या क्या है। भाई देखो, अगर बायोलॉजी में कोई सही में बढ़िया लॉजिकल चैप्टर लगता है ना मुझे, तो वो हेरिडिटी लगता है। तो अगर आप इसको लॉजिक से समझोगे, कॉन्सेप्ट से पकड़ोगे, तो आपको बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कॉन्सेप्चुअली सीखनी है। ठीक है, तो आइए एक एक करके परत दर परत, लेयर दर लेयर इस चैप्टर को खोलते जाते हैं और इस चैप्टर को आपके दिमाग में सेट करते जाते हैं। और हां, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे सवाल भी मैं यहां पर लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारे के सारे सवाल आपको यहीं आज के इस लेक्चर के अंदर मिलेंगे, अगले आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी। तो यार ये शुरू कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई जो शक्ल होती है किसी भी बच्चे की, है ना, वो मम्मी पे जाती है, पापा पे जाती है, उसके नाखून यहां पे गए हैं, उसकी नाक इस पे गई है, आंखें दादी पे गई हैं, है ना, दांत इस पे गए, तो वगैरह वगैरह। ऐसे बच्चे की शक्ल देख करके हम लोग कुछ कुछ चीजें गेस करते हैं। तो ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू जो भी उस बच्चे ने इनहेरिट किया है, जो भी उस बच्चे ने अपने माता पिता से लिया है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक्स, उसी का नाम है हेरिडिटी से आना। तो हेरिडिटी के अंदर हम यही जानेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हमें यह पता चलेगा कि एक बेबी का जो फीचर्स होते हैं, जो बेबी के अंदर जो ट्रेट्स होते हैं, उसका शक्ल, उसका कलर, उसकी शेप, उसका साइज, ठीक है ना, उसका मे बी इंटरनल चीजें भी, जैसे उसकी डाइजेशन कितनी स्ट्रांग है ना, जैसे कि उसके लंग्स कितने स्ट्रांग है, उसका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें जो होंगी। और जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल फीचर्स, हो सकता है कुछ मेंटल फीचर्स भी होते हो, जिस पर अभी रिसर्च चल रही है कि क्या कुछ मेंटल चीजें भी एक बच्चा पेरेंट से लेकर के आता है क्या है ना। तो जानेंगे इस चीज को। तो आइए समझते हैं कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर होना, नीचे जाना, ठीक है ना। तो ट्रांसमिट होता है कौन? कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हेरिडिटी का मतलब जो भी आप अपने माता पिता से लेके आए हो। आपका कलर हो सकता है, आपके बालों का कलर हो सकता है, आपकी आंखों का कलर हो सकता है, स्किन का कलर ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी हाइट कैसी होगी, आपका फेस का शेप कैसा होगा, फीचर्स कैसे होंगे, उंगलियां कैसी होंगी, आपकी लंबी लंबी होंगी कि छोटी छोटी होंगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है वो आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, ठीक है ना। तो उसी का नाम है हेरिडिटी। लिखा है द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर के जाने को हेरिडिटी बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस बुलाते हैं, ठीक है ना। देखो अब ये होता कैसे है, होता इस तरीके से है कि आपको पता है कि कोई भी बेबी जब फॉर्म होता है तो बेबी होने से पहले वो एम्ब्रियो स्टेज पर होता है। एम्ब्रियो स्टेज पर होने से पहले भाई वो जायगोट स्टेज पर होता है, ये आपको पता है। अच्छा, जायगोट बनने से पहले क्या होता है? तो हमने रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में आके कंफ्यूज नहीं, फ्यूज करते हैं कंफ्यूज नहीं करना, फ्यूज करना है, ठीक है ना। तो दोनों फ्यूज करते हैं आपस में, ठीक है ना। सेक्स सेल कहां होते हैं? स्पर्म के अंदर। और फीमेल सेक्स सेल कहां पर होते हैं? एग के अंदर। तो जब स्पर्म जाके एग को फ्यूज करता है, उसके बाद प्रोडक्शन चालू होती है सबसे पहले जायगोट की। तो जायगोट एक सेल का नाम है, जायगोट एक सेल का नाम है। एम्ब्रियो उसका नाम है जो प्रिमिटिव स्टेज होती है किसी भी बेबी की। फिर वो डेवलप होता 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 जब डिलीवर हो जाता है तो उसको बेबी कहते हैं। उससे पहले उसका नाम फीटस होता है, क्योंकि वो अंदर वूम में होता है। जब तक कोख में होगा उसका नाम फीटस रखेंगे, बाहर आ जाएगा तो उसको बेबी बुलाने लगेंगे। ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, देखो, जो मेल गैमिट होता है, यानी कि जो मेल सेक्स सेल है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड। ये जो इंफॉर्मेशन है ये डीएनए के अंदर जाकर के स्टोर होती है। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी इस तरीके के धागा 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 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ पार्ट और इसका कुछ पार्ट 50-50 बोलते हैं। दोनों का 50-50 पार्ट आकर के जायगोट के अंदर भी इस तरीके से धागा 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 आ जाएगा, है ना। ये धागा जो होता है इसको क्रोमोसोम कहते हैं। आगे जाकर के देखेंगे, बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो, जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रेट का जो आप लेकर के आए हो वो सारी की सारी डीएनए के अंदर जाकर के स्टोर होती है। चाहे कि वो आई कलर हो, या फिर वो स्किन कलर हो, या फिर वो हाइट हो, या फिर वो फेस की शेप हो, आंखों की शेप हो, जो भी चीजें हो वो सब आप इनहेरिट करके लाते हो अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये कहानी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था
जो कि पिछले चैप्टर में था वेरिएशन, काफी पढ़ा था उस टॉपिक को। यहां पर मैं आपको फिर से वो टॉपिक रिवाइज करवाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि भाई आंखें तो दो ही रहेंगी, कान भी दो ही रहेंगे। अगर इंसान का बच्चा है तो दो आंखें, दो कान, दो नथुने, एक मुंह, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वेरिएंस बहुत सारी है, वेरिएशन बहुत सारे हैं, है ना। आप अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, अलग अलग घर परिवारों में जाओगे, आपको अलग अलग शक्लें मिलेंगी, है ना। तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बेशक से हम स्पीशी एक ही हैं। भाई कुत्ता तो देख के हमें यही बोलेगा ना कि भाई नहीं नहीं ये कुत्ता तो नहीं लग रहा, ये तो इंसान लग रहा है। और हम भी कुत्ते को देख के बोले अरे इंसान तो नहीं लग रहा, ये तो कुत्ता लग रहा है ना। तो स्पीशी अलग अलग है, लेकिन एक स्पीशी के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है, अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग आंखों के क्या कहते हैं शेप्स हैं, अलग अलग आंखों का कलर है। जैसे आप देख सकते हो स्किन कलर के अंदर कितना वेरिएशन देखने को मिलता है, पूरी दुनिया भर में वेरिएशन है ये। ऐसा ही आईज के कलर में देखो, अलग अलग तरीके की आंखों का कलर होता है, किसी की नीली आंखें, किसी की हरी आंखें, किसी की पीली, पीली तो नहीं होती, ठीक है ना। पीली हो जाए तो भाई पीलिया हो सकता है उसको, यानी जॉन्डिस, ठीक है ना। हाँ, ऐसी गुलाब कितने तरीके के होते हैं आपने देखा होगा। यहाँ पे ब्लैक रोज नहीं है, ब्लैक कलर का भी रोज होता है, ठीक है ना। यहाँ तब तो व्हाइट है और येलो है, पिंक है, रेड है, वगैरह वगैरह कलर आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से हर चीज में मल्टीपल वेरिएशंस होना इज वेरी वेरी कॉमन, है ना। कानों के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आपको ये बात पता हो तो दो प्रकार के वेरिएशन पाए जाते हैं कानों को लेकर के। एक होता है फ्री ईयर लोब, फ्री ईयर लोब मतलब जिसके कान पकड़ के मैडम खींच सकती है, ठीक है ना भाई, जिसके कान खिंचाई हो सकती है, वो होता है फ्री ईयर लोब। और एक होते हैं अटैच्ड ईयर लोब, ये देखो अटैच हो रखा है पूरा, मतलब ये जो ऐसे फ्री घूम रहा ना यहां पर, ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा इसके साथ, है ना। तो कान उसके पकड़ में आते नहीं, उसको यहां से कान पकड़ के खींचना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है ना। तो फ्री और अटैच्ड दो प्रकार के ईयर लोब्स के इंसान पाए जाते हैं। देखो लिखा हुआ है द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी। अरे सेम स्पीशी की बात ही हो रही है, अलग अलग स्पीशी में तो वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन सेम स्पीशी के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। इवन दो भाई बहनों में वेरिएशन देखने को मिलता है यार, जो कि सेम पेरेंट्स से ही आए हैं, है ना। तो वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि डीएनए कॉपिंग जो होती है, इसको भी समझेंगे। ये वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि जो डीएनए कॉपिंग होती है वो कॉपिंग एग्जैक्ट नहीं हो पाती है। देखो यार नेचर है ना, ये तो नेचुरल चीजें है ना। तो एग्जैक्ट सेम चीज मिल जाना, है ना, कि भाई 2022 का Hyundai का क्रेटा का एक मॉडल था और 2022 का ही अक्टूबर का ही एक और Hyundai क्रेटा का ही मॉडल होगा, तो वो दोनों आइडेंटिकल दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखेंगे दोनों, है ना, दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर उसी मंथ में पैदा हुए दो बच्चे होंगे, मान लो अगल बगल बेड पे ही पैदा हुए हैं, तो भी वो सेम नहीं होंगे। बात सही है कि नहीं? तो दो भाई भी अगर होंगे, दो बहनें भी अगर होंगी, जुड़वा भी अगर होंगे ना, तो भी उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वेरिएंस जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। ये होता ही होता है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग में थोड़ी सी एरर आ जाती है, इसलिए ऐसा होता है ना। और डीएनए कॉपिंग में एरर अगर आ गई तो फिर ये काम होगा ही होगा, है ना। आइए अब हम जानते हैं कि ये ट्रेट्स क्या होता है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बेटा, कई बार पूछा गया है कि दो प्रकार के ट्रेट होते हैं। ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। ट्रेट का मतलब होता है जैसे आपको सामने वाला दिखता है, गोरा दिखता है, काला दिखता है, सांवला दिखता है, एकदम गोरा चिट्टा दिखता है, एकदम ब्लैक दिखता है। अच्छा, आंखों का कलर कैसा दिखता है, मतलब जो भी ट्रेट है, जो भी फीचर वगैरह वगैरह, ये जितने भी होते हैं, ये दो प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये ट्रेट्स हम अपने मां बाप से लेकर के आते हैं, हमारे हाथ में ये नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल है हाइट, इसका एग्जांपल है स्किन कलर। किसी का स्किन कलर क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, पाउडर नहीं लगा लेना बेटा, क्रीमें नहीं लगा लेनी मुंह पर, वो बात नहीं कर रहा। जो नेचुरली लेकर के आए उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसी हाइट जो भी होती है, थोड़ा ऊपर एक 19-20 का फर्क होता है, जो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के अंदर होता है, 19-20 का फर्क होगा। लेकिन वो ना भी स्पोर्ट्स में अगर होना, तो भी उसकी हाइट जो है वो माता पिता से ही कहीं ना कहीं से आएगी, या तो पिता से या तो माता से। वैसे दादा दादी और नाना नानी से भी कुछ कुछ आता है ना, वो आगे जाकर के देखेंगे हम कि पिछली से पिछली जनरेशन से भी कुछ कुछ चीजें आती हैं। खैर, लिखा हुआ दीज ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान ही वो जीन्स जा चुके होते हैं। अब ये हाइट बड़ी होके क्या बनेगी वो बाद में डिसाइड नहीं हो सकता, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है जब फ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन होता है दोनों सेक्स सेल्स का आपस में। These traits can be inherited as well as transmitted to the next generation. ये इनहेरिट भी होते हैं और ट्रांसमिट भी होते हैं ऑब्वियसली अगली जनरेशन में। इसका एग्जांपल है स्किन कलर, इसका एग्जांपल है आई कलर, इसका एग्जांपल है नोज की शेप, ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह। कई सारे ऐसे ट्रेट है जो इनहेरिटेड होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो आप अपने जीवन भर में खुद एक्वायर करते हो, ये आपके हाथ में होता है। जैसे कहीं पर टैटू बनवाना है, मान लो, जैसे मान लो आप ये वाला नाखून बड़ा रखते हो, है ना, अलग से ही बड़ा नाखून रखा हुआ है जी, है ना, तो
ठीक है। अगर आपके कहीं चोट लग गई है, कोई स्कार आ गया है, कहीं चोट लग गई है, चोट का निशान अगर है तो वो आपने एक्वायर किया है, समझ गए ना। अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग एक स्किल है जो आपने सीखी है, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट। आप समझ रहे हो ना, आपके पेरेंट्स अच्छे स्विमर थे तो क्या ये इंश्योर है कि आप भी अच्छे स्विमर ही होगे जन्म से? क्या ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके माता पिता डॉक्टर हैं तो क्या जरूरी है कि जन्म से जी आप भी स्टेथोस्कोप लेकर के घूम रहे होगे, हाजी मरीज कहां है, मरीज कहां है, ढूंढो ढूंढो? ऐसा तो नहीं होगा। आपको वो चीज प्राप्त करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मुकाम खुद हासिल करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट, नहीं एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड वो जो आया है हेरिडिटी में, और एक्वायर्ड जो आपने अपने जीवन भर में पाया है, ठीक है। दीज ट्रेट्स आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आप चीजें सीखोगे। दीज ट्रेट्स आर नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो आप डॉक्टर की पढ़ाई को इनहेरिट नहीं करवा सकते अपने बच्चों के अंदर कि भाई हमने मेहनत कर ली अब तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम टेंशन ना लो, तुम अब जन्म से ही डॉक्टर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? पियर्सिंग ऑफ ईयर, कान छिदवाना, नाक छिदवाना, ये होता है, ठीक है ना। एक्वायरिंग वेट, वेट पुट ऑन कर लेना, भाई खाना पीना बहुत तगड़ा है, जिम विम कर रहे हैं बहुत अच्छा, डोले शोले बना रहे हैं, तो डोले शोले बच्चे के थोड़ी ना होंगे जो पैदा होगा, उसको तो फिर बनाने पड़ेंगे डोले शोले। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है। एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, ठीक है ना। आपने अपने टाइम पर नॉलेज एक्वायर करी है अगर, ठीक है ना। अच्छा वैसे बता दूं कि ये डिबेटेबल है और अभी अंडर रिसर्च है कि अगर माता पिता अच्छी इंटेलिजेंस वाले हैं तो उसका इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा बच्चे के अंदर। ऐसी भी स्टडीज कुछ हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर, तो है ये भी, ठीक है ना। ड्राइविंग स्किल्स, अगर आपने गाड़ी चलानी सीख ली है ना, तो जन्म से बच्चा गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा आपको? नहीं, उसको भी सिखानी पड़ेगी भाई, बहुत सारी चीजें है ना। साइकिल चलानी सिखाते हैं ना, देखे होंगे आपने, ठीक है। तो कोई चोट लगी हुई है, कोई पियर्सिंग हो रखी है, दैट इज एक्चुअली एक्वायर्ड ट्रेट। दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया? इनहेरिटेड एक्वायर में मैं साइड हो रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से ट्रेट्स एक्वायर्ड है, कौन कौन से ट्रेट्स इनहेरिटेड है। हाँ जी, रंग, स्किन का रंग क्या लगता है आपको, इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है? भाई इनहेरिटेड है। हाइट क्या लगती है आपको? भाई इनहेरिटेड है। टैटू है, टैटू है तो एक्वायर्ड है भाई, जन्म से कोई टैटू लेके नहीं आया, जन्म से तो बर्थ मार्क लेके आया होगा, लेकिन टैटू लेके तो नहीं आया होगा, ठीक है ना। आई ब्राउन कलर की है तो एक्वायर्ड नहीं, इनहेरिटेड है भाई, ठीक है ना। अच्छा चेहरे पे स्कार है भाई, चोट लगी हुई है तो क्या है? इनहेरिटेड है नहीं, एक्वायर्ड है। चोट तो जिंदगी में कभी खाई होगी तो लगी हुई है। ईयर पियर्सिंग है, एक्वायर्ड है। हेयर ब्लैक है, इनहेरिटेड है। ईयर लोब कैसा है? इनहेरिटेड है। बॉडी कैसी है? इनहेरिटेड है। अच्छा लेकिन अगर ये डोले शोले वाली बॉडी है तो बात अलग हो रही है, तो एक्वायर्ड है फिर ये, ठीक है ना। अच्छा क्रिकेटर है, एक्वायर्ड है भाई, सीखा है। नॉलेज है, अभी के लिए एक्वायर्ड ही लिखते हैं इसको। ब्लड ग्रुप एक्वायर्ड, समझ गए। तो कब कौन इनहेरिटेड होगा, कब कौन एक्वायर्ड, ये सॉरी ब्लड ग्रुप तो इनहेरिटेड है, सॉरी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, गलती से लिख दिया था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्लड ग्रुप जो आएगा वो तो आपके हाथ में नहीं है, आप एक्वायर नहीं कर सकते उसको, तो माता पिता से ही आएगा जो भी आएगा, बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पहले जानेंगे, ठीक है, तब हम समझ पाएंगे इस चैप्टर को। तो देर आर सर्टेन टर्म्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला डीएनए है, फिर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील या ट्रेट क्या होता है, होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस किस तरीके की कंडीशन बनती है, ये सब हम लोग जानेंगे। फिर फेनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको इस चैप्टर के एंड तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप मुझसे ये चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे, ये सब वर्ड्स के मीनिंग्स विद डेफिनेशन एंड विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप सीख जाओगे, तब ये चैप्टर अपनी सीमा पर होगा और अपने एंड पर होगा, समझ गए ना। आओ स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग चलेंगे किस पर? डीएनए पर। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ये कौन सा न्यूक्लियस है? ये सेल का न्यूक्लियस है बेटा। और हमारी बॉडी में जितने भी सेल है सब में ये प्रेजेंट है, कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से, सब जगह पर ये सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये धागा 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 जो दिख रहा है वो डीएनए है ना, धागे जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। कह रहा क्या कैरी करता है? सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है भाई, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भाई किस तरीके से वो काम करेगा, किस तरीके से उसका हार्ट डेवलप होगा, उसके हार्ट का साइज, उसके लिवर का साइज, हर एक इंफॉर्मेशन इस छोटे से धागे में होती है भाई। देखो
कमाल है कि नहीं है, है ना, है ना। कह रहे इनहेरिट करता है, पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है, ठीक है ना। कभी मान लो पता नहीं होता, शक होता है, अरे इसका बाप कौन है नहीं पता, तो बाप को पकड़ के लो, ए तू ही बाप है क्या, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इसका पकड़ो डीएनए करो इसका, तो कोर्ट ऑर्डर देता है भाई हाँ जी इसका डीएनए करो। एक ऐसे बहुत बड़े नेता थे यूपी के, नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, उनका बेटा कई साल तक लड़ता रहा केस कि मैं इसका बेटा हूं, ठीक है ना, तो लेकिन वो बाप मानने को तैयार नहीं था। बहुत बड़े नेता थे यूपी के, आप पढ़ोगे उनके बारे में तो चल जाएगा पता, और कमेंट्स में नाम उनका लिख देना, मैं नाम भूल गया हूं, ठीक है। तो उस बेटे ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये प्रूव करवाया कि नहीं जी मैं इसी की औलाद हूं, वो बाप मानने को तैयार नहीं था। तो डीएनए से ही वो चेक हुआ था उस टाइम पर, ठीक है ना। काफी मशहूर हुआ था एक केस, आज से 10-12 साल पहले की बात है, शायद उनकी डेथ भी हो चुकी है अब, जो वो नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है वो सुनो, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम। अब ये क्रोमाटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो क्रोमाटिन क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज के नाम है, बट इसे क्रोमाटिन तब बोलते हैं जब ये आराम से पड़े होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, धागा 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 आराम से पड़ा है तो क्रोमाटिन कहलाएगा। यहां देखो लिखा स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस, ये डीएनए ही है पर स्कैटर्ड पड़ा है, ऐसे ऐसे पड़ा, अभी कुछ नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं कर रहा होता तो उसको क्रोमाटिन कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए का ही नाम स्कैटर्ड फॉर्म में क्रोमाटिन कहलाता है, समझ गए। इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेल्स इन नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल जिंदगी चल रही है, चलने दो, क्या टेंशन है भाई, ठीक है ना। तो नॉर्मल जिंदगी जब चल रही होती है तो क्रोमाटिन कहलाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं वो सुनो, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब सेल डिवीजन चालू होता है, जिसको मियोसिस भी बोलते हैं, सुना होगा आपने, तब यहां से शेप उठ करके यहां आ जाएगी, ऐसी शेप से उठ करके ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो रहा है पता है, इसके अंदर ये धागा 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 कंडेंस फॉर्म में है, धागा 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 कंडेंस फॉर्म में है। कंडेंस फॉर्म के अंदर मतलब इकट्ठा होकर के पास पास आकर के, ये जो धागा फैला हुआ है ना, ये जो क्रोमाटिन फैला हुआ है ना, जब ये इकट्ठा हो जाता है और इसके अंदर भर जाता है आकर के, ऐसी शेप ले लेता है, तो इसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। समझ गए ना, अब ये क्रोमोसोम कहलाएगा, यानी एक ही है यार, चीज एक ही है। जब फैली हुई है तो क्रोमाटिन है, जब इकट्ठी हो गई है कंडेंस फॉर्म में आ गई है तो क्रोमोसोम कह दिया, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है ना। इट इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बोला ना, जब मायोसिस होता है, यानी जब सेक्स सेल्स अपना काम आगे को बढ़ाएंगे तब जाकर के ये दिखाई पड़ेगा आपको, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसा ही रहता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा ही रहता है, सेल डिवीजन के टाइम पर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों सेक्स सेल्स के साथ होता है, फीमेल सेक्स सेल के साथ भी, मेल के साथ भी, दोनों के साथ होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, इन ह्यूमन सिंगल सेल, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं। ये ऐसे ही पेयर बनते हैं, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये पूरा एक पेयर है बेटा, है ना। और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना, 2 क्रोमोसोम है। धागा 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 इकट्ठा हुआ हुआ एक जगह, दूसरा धागा 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 इकट्ठा हुआ हुआ है ना। तो दिस इज 1 पेयर, ये 1 पेयर और 1 पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर अगर हो गए तो 46 क्रोमोसोम हो गए, सीधी सी बात है। तो आपके हर सेल के अंदर ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि 23 पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। देखो सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिप्लॉइड सेल, एक होते हैं हैप्लॉइड सेल। आइए समझते हैं पहले डिप्लॉइड क्या होता है और फिर समझेंगे हैप्लॉइड क्या होता है, सुनते जाइएगा। देखो डिप्लॉइड सेल होता है जब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज अवेलेबल हों, 2 कॉपीज अवेलेबल हों। ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एक्सेप्ट सेक्स सेल, अब इस बात को समझना ध्यान से, सेक्स सेल को छोड़ करके, यानी स्पर्म के अंदर जो मेल गैमेट है और एग के अंदर जो फीमेल गैमेट है, उसको छोड़ के बाकी बॉडी के सब सेल उठा लो, सब के सब डिप्लॉइड है। यहां का सेल उठाओ डिप्लॉइड, यहां का उठाओ डिप्लॉइड, यहां का उठाओ डिप्लॉइड, इधर का उठाओ डिप्लॉइड, इधर का उठाओ, सब जगह का उठाओगे डिप्लॉइड मिलेगा। और डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम के होते, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनको डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, एक ये रही और एक ये रही, ऐसी एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, है ना। तो ऑरेंज ऑरेंज वाले भी 2 हैं, ग्रीन ग्रीन वाले भी 2 हैं, ब्लू ब्लू वाले भी क्या हैं, 2 हैं। ऐसे सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड। बाकी बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड ही है। हैप्लॉइड कौन सा होता है, सेक्स सेल। वो क्या करता है, आओ सुनो,
कह रहा है सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एक ही कॉपी लेके चलेगा अपने साथ। सर क्यों, दो क्यों नहीं? ये सब तो दो लेके चल रहे हैं बेटा, इसीलिए क्योंकि सिंगल कॉपी ही जाएगी पिता से और सिंगल कॉपी ही आएगी माता से, तो माता पिता की सिंगल सिंगल कॉपी मिलके ही तो दो कॉपियां बनेंगी ना बच्चे की। बात को समझे? आपके अंदर जो ये डिप्लॉइड सेल है ना, इसकी आधी इंफॉर्मेशन पिता से आई है और आधा इंफॉर्मेशन जो है वो माता से आई है आपकी। तो इसी प्रकार से जब आप आगे रिप्रोड्यूस करोगे तो आपका जो सेक्स सेल होगा वो आधा ही तो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। समझ गए ना? तो ये देखो यहां पर एक ही क्रोमोसोम लेकर के जाएगा, एक ही क्रोमोसोम, यानी 23 क्रोमोसोम ही आगे जाएंगे बस। ऐसे समझो, टोटल क्रोमोसोम कितने थे सर? 46 थे। कितने थे? 46 थे। 46 बाकी सब सेल्स में हैं जिन्हें डिप्लॉइड कहते हैं, लेकिन जो सेक्स सेल है उसमें 46 नहीं होंगे, उसमें 23 ही होंगे। आधे ही जाएंगे क्योंकि बाकी आधे माता के भी तो आने हैं ना, बाकी आधे फादर ने दिए तो आधे मदर भी तो देगी ना। हो गए ना मिलाकर के 23 और 23 46, 23 हो गए ना 46। इसीलिए ऐसा है। तो हैप्लॉइड सेल जो होता है वो सिंगल कॉपी ही कैरी करता है हर क्रोमोसोम की। सेक्स सेल्स या गैमेट्स ह्यूमन बीइंग के जो है वो हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है ना? तो उनके पास 23 ही क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। और हैप्लॉइड सेल आप देख लो, अगर n है और ये फिर क्या होगा, ये 2n होगा, यानी इसका डबल होगा। तो देखो आधा आधा इंफॉर्मेशन ही लेके जा रहा है, समझ रहे हो ना? आधा आधा काम ही लेके जा रहा है, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन पिता से, आधी इंफॉर्मेशन माता से, पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे के लिए बन जाएगी। तो ये कहानी है। होपफुली आप समझ पाए होगे क्या फर्क है डिप्लॉइड हैप्लॉइड में, है ना? देखो अब पूरा ढंग से समझना इस चीज को, डायग्राम से समझा रहा हूं, डायग्राम से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। देखो मेल के पास 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम है। सेम फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम है। कोई दिक्कत? यहां तक सब ओके? ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे ही मेयोसिस होगा, मतलब सेक्स सेल अपना काम दिखाएंगे, ठीक है ना, तब हैप्लॉइड सेल्स प्ले में आएंगे, रोल में आएंगे। और देखो इसने आधी ही इंफॉर्मेशन पकड़ ली, या 2 ऑरेंज थे या 1 ऑरेंज है, 2 ग्रीन थे 1 ग्रीन है, 2 ब्लू है 1। यहां पर भी ऐसे देखो, 2 ऑरेंज थे 1 ऑरेंज, 2 ग्रीन 1 ग्रीन, 2 ब्लू 1 ब्लू। आधी जानकारी फीमेल गैमेट में है, आधी जानकारी मेल गैमेट में है। समझ गए ना? माने 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट में होंगे, 23 ही क्रोमोसोम फीमेल गैमेट में होंगे। जब ये फ्यूज करेंगे तो फिर से 46 क्रोमोसोम बच्चे के लिए मिल जाएंगे। बस देखो फ्यूजन हो गया। हैप्लॉइड सेल्स का ही फ्यूजन होता है हमेशा। फ्यूजन हो गया और जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद ये वाली इंफॉर्मेशन पिता से माता से, पिता से माता से, पिता से माता से आ गई, ठीक है? ऐसे होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। फिर एक डिप्लॉइड सेल बन गया। फिर हैप्लॉइड जब बनेंगे तो फिर इसके आधे आधे करके जो ये बेबी होगा वो अपने लिए अब रिप्रोडक्शन करेगा, फिर फर्दर रिप्रोडक्शन करेगा, पोता पैदा करके देगा। पोती या पोता मतलब बात एक ही है, ठीक है? तो होपफुली आप बात को समझ पाए होगे। आइए एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर मैं लेकर के इसी लेक्चर में आके मिलूंगा आपसे, और हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है? कह रहा विच ऑन द फॉलोइंग हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। बता दो यार, बता दो। मेल जर्म सेल यस, फीमेल जर्म सेल यस, दोनों आंसर सही है भाई, बोथ बोथ, है ना? अच्छा जाइगोट नहीं है आंसर, जाइगोट गलत है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो दोनों है, इसके पास तो पूरे पूरे आ गए, हाफ इंफॉर्मेशन थोड़ी, इसके पास तो फुल इंफॉर्मेशन है भाई जाइगोट, आधी पिता की आधी माता की। होपफुली आप बात को समझ पाए। 25 और 22 दोनों में पूछा हुआ है भाई, ठीक है? एक और सवाल देखो, कह रहा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीशीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपको पूरी कहानी बतानी है। जब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे, यानी आधी ही इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी एक सेक्स सेल में। फिर दूसरा सेक्स सेल जो आएगा, जो फीमेल का होगा, वो भी आधी ही इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा, और फिर फ्यूजन होकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो मैंने फ्लोर चार्ट था ना वो सारा अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। देखो, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट इज मेंटेन्ड थ्रू मियोसिस। बोला था ना, मियोसिस इसी को बोलते हैं, इसी सेल डिवीजन का नाम मियोसिस है, जिसमें आधी इंफॉर्मेशन कैरी होती है। एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब जब दोनों मिल गए आपस में, विच बैलेंस क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस द जनरेशन। तो जनरेशन के पास फिर से 46 पेयर आ गए, फिर वो आगे अपनी जनरेशन पैदा करेगा तो आधी इंफॉर्मेशन आधी आ जाएगी फीमेल से, फिर मिलकर के 46 हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ता रहेगा आगे, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन सुन लो क्या है। मियोसिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, हैप्लॉइड कर देगा, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बना देगा इन गैमेट्स, स्पर्म एंड एग,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू, सारी कहानी वही लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई, अंग्रेजी में लिखी हुई है, पूरी प्रॉपर इंग्लिश आपको यहां पर मिल रही है, जो कि मैं ऑलरेडी टाइप करके लाता हूं, दिखा के लाता हूं उसको, क्योंकि समय बचता है, पूरा मैं अपने हाथ से लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, पॉज कर लो वीडियो को और डिसाइड कर लो कि क्या करना है ना। चलो आगे पढ़ता हूं। टू हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, दिस साइकिल ऑफ हाफिंग, हाफ कर देना, मियोसिस कर देना और रीस्टोर कर देना यानी फर्टिलाइजेशन कर देना, इंश्योर्स दैट द डीएनए कंटेंट ऑफ द स्पीशीज रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी 46 पेयर ही आगे जाएंगे, आधा फीमेल से आधा मेल से। आइए जीन करके एक वर्ड होता है, इसको समझते हैं। देखो जीन क्या है, असल में ये एक पार्ट है जो कि कोडेड होता है किसी ट्रेट के लिए। इट इज अ कोडिंग जो किसी ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसको जीन बुलाते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। लिखा है अ सेगमेंट यानी टुकड़ा, और अ पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का पार्ट है, पूरा डीएनए नहीं है, पूरे डीएनए में से उसका पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पूरा डीएनए, तो इसका ये वाला हिस्सा एक जीन होगा, ये वाला हिस्सा दूसरा जीन होगा, ये वाला हिस्सा तीसरा जीन होगा, ये वाला हिस्सा चौथा जीन। ये बात हो रही है, समझे क्या? एक डीएनए में कई सारे जीन्स हैं। आगे, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, बोला था ना, कोई एक कैरेक्टर की बात करेगा, एक जीन एक कैरेक्टर की बात करेगा। जैसे आई कलर का ये जीन है, स्किन कलर का ये जीन है, हाइट का ये जीन है, नाक की शेप कैसी होगी ये जीन है। तो एक सेल डीएनए में 20,000 से ज्यादा जीन होते हैं, या लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ, अप्रोक्सीमेटली 20,000 जीन्स से भी ज्यादा एक सेल के अंदर होते हैं डीएनए के। तो आप सोचो कितनी सारी इंफॉर्मेशन जाती होगी। नाखून कैसा होगा, नाखून का कलर, उसकी शेप, इतनी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी कैरी होगी उस डीएनए के अंदर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट जीन्स। होपफुली आप समझ पाए होगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं अलील, ठीक है। देखो अलील एक्चुअली में ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, अलील एक्चुअली में ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। हर ट्रेट का एक अपना अलील है, ऐसा समझो, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, क्या लिखा हुआ देखो, अलील्स क्या है, अल्टरनेट वर्जन्स और वेरिएंट्स ऑफ अ जीन, एक ही जीन के, बात को समझना। अब ऐसा है ना, देखो आंखों का कलर ब्राउन होगा या आंखों का कलर ब्लैक होगा, यह माता पिता पे डिपेंड करता है। हां सर सही बात है। तो एक जीन आएगा आंखों का पिता से, एक जीन आएगा आंखों का माता से, समझ गए ना। दोनों चीजें होंगी उस इंफॉर्मेशन में, मतलब बच्चे के अंदर दोनों जीन्स जाएंगे, दोनों एलील्स जाएंगे। एक एलील रिप्रेजेंट कर रहा होगा पापा की आंखें, एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा मम्मी की आंखें, लेकिन दोनों में से जो डोमिनेट करेगा, जो डोमिनेंट एलील होगा, वही आंखें बच्चे को मिलेंगी। तो मान लो कि बाप की आंखें ब्राउन कलर की, मां की आंखें ब्लैक कलर की, और जो बेटी पैदा हुई या जो बेटा पैदा हुआ, जो बेबी पैदा हुआ, उसकी आंखें ब्राउन कलर की। तो किस पे गई हैं? पापा पे। तो डोमिनेंट एलील किसका रहा? पापा का। आप बात को समझ गए ना। तो एक ही जीन है, उसके अल्टरनेट वर्जन्स हो गए ना, मतलब एक ब्राउन है और एक ब्लैक है, जीन तो वही है, अरे कोडिंग तो वही है, लेकिन और वो दोनों जीन गए हैं बेबी में, पर उसमें से एक डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। बात को समझना, उसकी डीएनए के अंदर पिता की भी आधी इंफॉर्मेशन है, माता की भी आधी इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों में से जो डोमिनेट करेगा वही दिखेगा। बात समझे ना। तो हो सकता है कि जो दूसरा वाला जीन है, जो दूसरा वाला एलील है, जो अभी रिसेसिव रहा मतलब जो दब गया, ब्लैक कलर की आंखें नहीं आई, ब्राउन आई, तो ब्लैक वाली तो दब गई ना। हो सकता है कि उसके आगे से जनरेशन के अंदर वो ब्लैक आंखें दोबारा दिखें जो दादी की थी। तो पोते की आंखें या पोती की आंखें हो सकता है किससे मिले? दादी से मिले। ऐसा बोलते हैं ना भाई, इसकी जो नाक है वो नाना पे गई है ना, इसकी जो चिन है वो नानी पे गई, ऐसा बोल देते हैं बच्चे को देख करके। तो ये कैसे बोल देते हैं? क्योंकि ये वो जा चुका था, पहली जनरेशन में नहीं दिखा, लेकिन उसकी सेकेंड जनरेशन में दिख सकता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है, आप देखो, है ना, लिखा हुआ देखो, अलील्स ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। अब ये अलील आई कलर के लिए अलग है, ये वाला अलील भी आई कलर के लिए है, एक आया पापा से, एक आया मम्मी से, है ना। ये क्रोमोसोम पापा का, ये क्रोमोसोम मम्मी का। इसमें लिखा था आई कलर की कोडिंग, यहां पर भी लिखी आई कलर की कोडिंग। यहां आई कलर ब्राउन था, वहां आई कलर ब्लैक था, पर बच्चे में तो ब्लैक ही आया और बच्चे में तो ब्राउन ही आया। तो कौन डोमिनेट करा दोनों में से? पिता का। ऐसा होता है,
ठीक है, तो अल्टरनेट वर्जन्स हो सकते हैं, मोटी बात यह है, बात को समझना, यही लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव वर्जन्स या एक जीन के वेरिएशंस होते ही हैं, उन्हीं को अलील कहते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अलील और कुछ नहीं, जीन ही होता है? सोच के बताओ, सोच के बताओ आराम से, क्या मैं कह सकता हूं कि अलील और कुछ नहीं, जीन ही है? हाँ यार, जीन ही है, बस अल्टरनेट वर्जन है उसके, तो उनको अलील्स बोल दिया कि यहां से ये आया, यहां से ये आया, बस ऐसे नाम ले दिया उसका कि अलील है। ठीक है ना? अच्छा, प्लांट की हाइट में भी ऐसा ही हो सकता है भाई, क्या कि भाई प्लांट टॉल है और प्लांट शॉर्ट है। शॉर्ट है, अगर शॉर्ट होगा तो ये मान लेते हैं कि रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, और जो टॉल होगा वो मान लेते हैं क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, जब ये दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, तो जो बेबी इनका पैदा होगा, पौधे का जो बच्चा पौधा पैदा होगा, हो सकता है वो टॉल जाए, मतलब हो सकता है नहीं, वो जाएगा ही टॉल, हो सकता है कि बात नहीं, टॉल ही जाएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट माना है हमने। और सोचो किसी और पैरेलल वर्ल्ड के अंदर शॉर्ट डोमिनेंट होता तो बच्चे छोटे छोटे पैदा होते सारे, ठीक है ना, इसके सारे पौधे जो बच्चे पैदा होंगे सब छोटे छोटे पैदा होंगे, बात समझे ना? ऐसे ही सीड की शेप में भी होता है, ये भी अलील है, टॉल एक अलील होना है, शॉर्ट एक अलील होना है। ऐसे ही राउंड शेप का सीड आया कि खुरदुरी शेप का, रिंकल्ड शेप का सीड आया, ये भी एक टाइप का अलील है। तो अलील क्या होता है? एक ही चीज के मल्टीपल वर्जन्स। हाइट है तो जीन हो गई, हाइट है तो जीन हो गई, अब वो हाइट टॉल है कि शॉर्ट है, तो ये अलील हो गए। आपको बात समझ में आई ना? अरे भाई मान लो कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक एक जीन है, लेकिन पेप्सी, फेंटा, मिरिंडा, लिम्का, ये क्या है? ये सब अलील्स हो गए, समझ गए ना? तो डिफरेंट वर्जन्स हो गए किसके? किसी जीन के। अब आपको बात मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी, है ना? कार है, कार, गाड़ी इज अ जीन, है ना? मारुति की भी कार आती है, वैगनआर, क्रेटा भी आती है ना, और वरना भी आती है, और क्या है भाई, थार भी आती है, और क्या है, बहुत सारी डिस्कवर, बहुत सारी आती हैं भाई गाड़ियां तो, ठीक है ना? वो सारे क्या होगा? ये वर्जन्स हो गए गाड़ी के अलग अलग, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है? तो होपफुली आप दोनों में फर्क कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन बनी रहती है कि जीन किसको बोले, अलील किसको बोले, आपको होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब हम सीड की शेप की बात जैसे कि कर रहे थे, तो देखो इसमें एक टर्म आती है होमोजाइगस, एक टर्म आती है, एक आती है होमोजाइगस, और फिर एक आती है हेट्रोजाइगस। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों पेयर जो दिख रहे हैं आपको वो सेम हो, सेम पेयर दिखे, ठीक है ना? अगर डोमिनेंट ट्रेट गया है तो दोनों डोमिनेंट ही जाएं, और रिसेसिव गया है तो दोनों रिसेसिव ही जाएं। जैसे यहां देखो क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है कि होमोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस राउंड का मतलब हो गया, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, यानी दोनों जो करेक्टर्स आएंगे, जो दोनों ट्रेट्स आएंगे वो सेम आएंगे, सेम ट्रेट आएगा, मतलब ये भी राउंड है तो ये भी राउंड ही है, तो प्योर राउंड को लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है ना? अब ये वाला कैसा आया? ये प्योर रिंकल्ड आया। प्योर रिंकल्ड का मतलब क्या है? प्योर रिंकल्ड का मतलब है कि एक जो आया वही दूसरा आया। मान लो रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, तो ये वाला भी स्मॉल आर है, ये वाला भी स्मॉल आर है, तो यही मिला बच्चे को, ठीक है ना? तो बच्चा कैसा पैदा हुआ? प्योर रिंकल्ड पैदा हुआ, ठीक है ना? क्योंकि दोनों ही सेम ट्रेट मिला है, दोनों में ही सेम ट्रेट आया है, दोनों ही रिसेसिव आए हैं, या दोनों ही डोमिनेंट आए थे, या दोनों ही रिसेसिव आए हैं, तो इनको बोलते हैं होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस होता है कि एक डोमिनेंट आए और एक रिसेसिव आए, तो उनमें से लीड कौन करेगा, उनमें से आगे कौन निकलेगा? डोमिनेंट वाला। तो बात को समझना, ये कैपिटल आर राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आया, दूसरे वाला स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आया, लेकिन रिजल्ट रिंकल्ड नहीं था, रिजल्ट हेट्रोजाइगस राउंड आएगा। हेट्रोजाइगस राउंड क्यों आएगा भाई? क्यों आएगा? इसीलिए क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। कल को अगर ये डोमिनेंट हो गया मान लो किसी पैरेलल वर्ल्ड के अंदर, तो हम लिखेंगे ये हेट्रोजाइगस रिंकल्ड है। तो मोटी बात छोड़ो, मेन बात समझो, ये सब इतनी टेक्निकल बातें मत सोचो, मेन बात समझो। होमोजाइगस का मतलब प्योर ब्रीड, प्योर ब्लड है, ठीक है, और हेट्रोजाइगस का मतलब इम्प्योर ब्लड है। ये एक तरीके की इम्प्योरिटी है, ऐसा बोल सकते हैं ना भाई कि दोनों की चीजें आई हुई है, लेकिन दोनों में से एक कोई लीड कर रहा है, दोनों में से एक कोई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है, दोनों में से एक कोई डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट कौन कर रहा है? राउंड कर रहा है, तो राउंड शेप आएगी, रिंकल करेगा तो रिंकल शेप आएगी, सीधी बात, समझ गए ना? तो होमोजाइगस का मतलब जैसा भी फ्यूजन हुआ है, जितने भी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं उसके हिसाब से
प्योरिटी आई है तो प्योर राउंड लिखा हुआ देखो यहां पे, यहां भी क्या लिखा हुआ, प्योर रिंकल्ड। इसे क्या बोलेंगे, क्या इसे प्योर राउंड बोलेंगे? राउंड तो ये है, राउंड तो ये है, क्या प्योर राउंड है? नहीं, ये इम्प्योर राउंड है। इसे हम बोल सकते हैं कि ये इम्प्योर राउंड है, इम्प्योर राउंड। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब राउंड जो कि डोमिनेट कर रहा है, रिंकल्ड तो यहां पे डोमिनेट कर नहीं रहा। होपफुली आप बात को समझ पाओगे। ऐसे ही प्लांट की हाइट के लिए भी सोचो, प्लांट की हाइट भी भाई या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा। अब सोचो दोनों माता पिता का लंबा लंबा वाला ही आ गया, टॉल टॉल वाला ही आ गया, है ना, तो ये प्योर टॉल कहलाएगा। देखो ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, तो क्या आ गया, प्योर टॉल टी टी, कैपिटल टी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, होमोजाइगस शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब है कि भाई दो जो ट्रेट आए हैं वो दोनों ही शॉर्ट के आए हैं, मतलब पिता से भी शॉर्ट वाला आ गया, कभी था पीढ़ियों में पहले, और माता से भी शॉर्ट का आ गया, कभी था पीढ़ियों में पहले, तो स्मॉल टी आ गया, है ना। तो फिर प्योर डॉर्फ पैदा हुआ, बोना पौधा पैदा हुआ, ये प्योर डॉर्फ है, समझ गए ना। दोनों में से डोमिनेंट कौन होता है? टॉल वाला ट्रेट डोमिनेंट है, डॉर्फ वाला दब जाएगा, रिसेसिव ट्रेट है ये, ठीक है ना। तो कभी भी हेट्रोजाइगस वाला यानी इम्प्योर फ्यूजन अगर हुआ तो एक रहेगा टी कैपिटल, एक रहेगा टी छोटा, और कैपिटल टी वाला ही डोमिनेट करेगा, हां या ना तो कह दो, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इम्प्योर टॉल है। ये टॉल तो है जी लेकिन इम्प्योर टॉल है, कैपिटल टी छोटा टी, ऐसे। तो यह हेट्रोजाइगस होता है। होपफुली आप बात को समझ पाओगे, ठीक है जी। तो यहां पर मैं बात तब से कर ही रहा हूं कि डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर रिसेसिव एलील है, रिसेसिव ट्रेट है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सुनिए। लिखा है डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील्स। देखो दो एलील जो आएंगे, जो डिफरेंट वर्जन आएंगे सेम जीन के, उनमें से एक डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली। भाई आंखें या तो काली होंगी या तो भूरी होंगी, तीसरी और तरीके की तो आंखें आ नहीं सकती, कोई तीसरी आंख ही आ जाए तो हाँ ठीक है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ या कोई पास्ट में वेरिएशन था तो उसके कारण से वो आया होगा, ठीक है ना। तो कोई एक तो डोमिनेट कर रहा है, मेन बात ये। इनको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, आपने देखा होगा टॉल जो था उसको कैपिटल टी लिख रहा था, राउंड था उसको कैपिटल आर लिख रहा था, मैं लिख रहा था ना, बस टी हो गया, बी हो गया, आर वी डब्ल्यू ऐसे लिखा जाता है। लिखा एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस, ठीक है ना, दोनों में एक्सप्रेस होता है। जो डोमिनेंट अलील होगा वो होमोजाइगस में भी दिखेगा बढ़ चढ़ के, और हेट्रोजाइगस में भी दिखेगा बढ़ चढ़ के। लेकिन रिसेसिव वाले के साथ ऐसा नहीं होगा, रिसेसिव वाला हेट्रोजाइगस के अंदर दब जाएगा, वो होमो में ही दिखेगा सिर्फ, ठीक है। तो रिसेसिव वाला जो ट्रेट होगा ना उसके बच्चे कम पैदा होंगे, डोमिनेंट वाले के बच्चे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो दो तरीके से डोमिनेंट है ना, समझ रहे हो। डोमिनेंट है तो दो तरीके पर दिखेगा, अपने होमो में तो दिखेगा ही दिखेगा, वो हेट्रो में भी डोमिनेंट दिखेगा। बात ये इसको दबाता है। कैपिटल टी वाला छोटे टी को क्या करेगा, दबाएगा। रिसेसिव ट्रेट है ना, ड्वार्फ पना जो है, इसीलिए, ठीक है। लिखा ट्रेट अपीयर्स ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ अ डोमिनेंट एलील एंड इज कॉल्ड अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो कोई भी डोमिनेंट ट्रेट अगर आया तो वो डोमिनेंट एलील की वजह से आया। रिसेसिव एलील उसके सामने फीका पड़ जाता है। रिसेसिव एलील भी सुन लो क्या होता है। रिसेसिव एलील इज द वीकर वन, कमजोर है ये, ठीक है, फ्रॉम द टू एलील्स, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, वो भी जब छोटी टी होगी तभी आपको शॉर्ट पौधा दिखेगा, ड्वार्फ पौधा दिखेगा, नहीं तो ड्वार्फ पौधा नहीं दिखेगा आपको। तो हेट्रोजाइगस के अंदर तो ये कभी बनता ही नहीं है। हेट्रोजाइगस में तो रिसेसिव वाले को भूल ही जाओ, वहां तो यही डोमिनेट करेगा। बात सही है ना। ट्रेट अपीयर्स ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव अलील एंड इज कॉल्ड अ रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव अलील की वजह से अगर ट्रेट आ गया तो उसको रिसेसिव ट्रेट ही कहते हैं। मतलब अगर शॉर्ट पौधा आ गया तो हम बोलेंगे भाई रिसेसिव ट्रेट जो है वो यहां पर दिख रहा है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। चलो बताओ कैपिटल टी क्या होता है, होमो या हेट्रो? होमो 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 टॉल है ये, है ना। छोटे क्या होता है, होमो हेट्रो। अरे होमो ही है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो होमो ही बोलना है आपने, ठीक है। लेकिन टॉल नहीं है, शॉर्ट है, दोनों छोटी आए ना तो शॉर्ट है। ये क्या है, एक बड़ा टी एक छोटी, हेट्रोजाइगस है ये, और हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेट करता है वही दिखता है, तो टॉल ही दिखेगा। होमोजाइगस कंडीशन है, टॉल वाली है। आई होप एग्जाम्पल्स के साथ और थ्योरी के साथ आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स आते हैं जिसको फिनोटाइप जीनोटाइप बोलते हैं। इसको मैं ऊपर से बताता हूं, आपको सब समझ में आएगा। देखो फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकली कैसा दिख रहा है, सामने से कैसा दिख रहा है, अंदर उसके क्या है वो छोड़ दो, उसके डीएनए में क्या है वो नहीं देखना आपको, उसके जेनेटिक की इंफॉर्मेशन में क्या ना देखो, सामने से देखो क्या दिख रहा है आपको। अच्छा ये बताओ कैपिटल टी कैपिटल अंदर हुआ तो सामने क्या दिखेगा, सर टॉल दिखेगा।
और कैपिटल टी छोटा टी अगर हुआ तो सामने क्या दिखेगा सर, वो भी टॉल दिखेगा। तो आप कभी अंदर पता नहीं कर पाओगे, सामने से देख करके उसके अंदर क्या है वो पता नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। समझ गए ना? अगर अंदर झांकना पड़े तो फिर वो जीनोटाइप है। तब आप जीन्स को देख रहे हो, तो जीन्स को देखोगे तो आपको कैपिटल टी अलग दिखेगा, कैपिटल टी छोटा टी अलग दिखेगा, और छोटा टी तो देख के भी दिख ही रहा था ये तो देखने से भी पता चल ही रहा था कि भाई छोटा है ये तो ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बाहर से कैसा दिखता है, अपीयर कैसा करता है, और फिर क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्या है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? तो जीनोटाइप क्या है भाई, जेनेटिक कोड है, सीधी बात। जीनोटाइप इज जेनेटिक कोड, फिनोटाइप इज फिजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकली कैसा दिखाई पड़ रहा है कोई, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। आई होप बात समझ पाए होगे, ठीक है? आइए मेंडल की कहानी सुनते हैं, मेंडल साहब ने क्या किया था, क्योंकि अब हम पनेट स्क्वायर की तरफ जाएंगे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस को पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर में से अगर कहीं सवाल बनते हैं तो पक्का बनते हैं मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉसेस से, ठीक है? तो मेंडल साहब को भाई कहते हैं फादर हैं ये जेनेटिक्स के, क्योंकि काफी सारी रिसर्च करी उन्होंने, 7 ट्रेट पकड़ लिए। पी प्लांट से बहुत प्यार था, मटर बहुत खाते थे भाई, आलू के साथ मटर खाते थे, गोभी के साथ मटर खाते थे, गाजर के साथ मटर खाते थे, मेथी के साथ मटर खाते थे। ये तो आलू के परांठे में भी आलू निकाल करके मटर डाल देते थे, मटर से बहुत प्यार था इनको भाई, ठीक है ना? तो ये मेंडल साहब है, ठीक है? तो आइए समझते हैं कि मेंडल साहब ने क्या क्या किया था। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी, और एक्सपेरिमेंट जो था बहुत मशहूर हुआ था इनका पी प्लांट का, ठीक है ना? अब पी प्लांट ही क्यों लिया, पी प्लांट ही क्यों लिया, मटर से इतना प्यार क्यों था इनको? मटर से इतना प्यार इसलिए था क्योंकि गैस नहीं बनाता है बेटा इनको, दुनिया को बनाता, इनको नहीं बनाता था बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि इसका लाइफ स्पैन छोटा है, तो आपको रिजल्ट फास्ट फास्ट देखने को मिलेंगे। चले पता कि आम का पेड़ उगा दिया, ठीक है, 10 साल खड़ा है तो 10 साल मेंडल देख रहा है उसको, भाई साहब कब दिखाओगे, बच्चे कब पैदा करके दोगे, ठीक है ना? तो बात समझ रहे हो ना? तो शॉर्ट जिसका जीवन साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, ऐसा पौधा इन्होंने चुना ताकि जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, दुनिया को कुछ दे पाए भाई ठीक है ना? नहीं तो अपने जीवन काल में बैठे रहते हैं आम के इंतजार में कि आम आएगा, ठीक है? तो फास्टर रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो गए ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो गई, तो ये ज्यादा ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा अच्छे डेटा के हिसाब से ज्यादा अच्छा एनालिसिस दे पाएंगे। समझ गए ना? मोर ऑफस्प्रिंग्स होंगे, है ना, तो मोर डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतना ही बड़ा खजाना। समझ गए ना भाई? ज्यादा डेटा आएगा, ज्यादा अच्छा एनालिसिस हो पाएगा, ठीक है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखते हैं 7 कैरेक्टर्स के, वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। 7 कैरेक्टर्स पर रिसर्च करी थी इन्होंने, तो पी प्लांट में काफी सारे कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहे थे इनको, तो इनको बड़ा मजा आ रहा था आलू के पराठे में से आलू निकाल के मटर डालने में, ठीक है? तो आओ देखो, हिज वर्क एक्सप्लेन्ड हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने ही दिए थे। पहले पूरा समझ लेते हैं कि क्या था, फिर आपको लॉज की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है? आइए, तो भाई कौन कौन से ट्रेट पड़े थे? शेप ऑफ सीड्स, 2 तरह की शेप होती है, राउंड और रिंकल्ड। राउंड वाले को इन्होंने बोला कि भाई डोमिनेंट है, ठीक है ना? इनकी जो रिसर्च थी उसमें निकल करके आया कि राउंड वाला डोमिनेंट था। रिंकल्ड भी थे कुछ, खुरदुरी शेप वाले भी थे, साइज वाले भी थे कुछ, ठीक है ना, और टच वाले भी थे कुछ, लेकिन वो रिसेसिव ट्रेट था, डोमिनेंट नहीं था। कलर पर भी इन्होंने रिसर्च करी, येलो कलर, ग्रीन कलर, मटर के 2 कलर। पॉड्स का भी कलर, जिसमें होते हैं पीज इन पॉड्स, पीज जिन पॉड्स के अंदर होते हैं उन पॉड्स का कलर भी ग्रीन या येलो, इस तरीके से इन्होंने देखा, ठीक है? पूरे भरे हैं कि भाई थोड़े बहुत भरे हैं, मतलब इस फ्लैट टाइप से हैं, कैसे भरे हुए हैं, ठीक है ना? तो इस पर भी इन्होंने देखा। हाइट कैसी है पी प्लांट की, टॉल है कि शॉर्ट है, ठीक है ना? लीफ कहां पर है भाई, जंक्शन पर है, ठीक है ना, मतलब फ्लावर कहां पर है, सॉरी, ठीक है ना, फ्लावर कहां पर है, लीफ वाले जंक्शन पर है या फिर टॉप पर है, ब्रांच के टॉप पर है, कहां पे फ्लावर उग रहा है, और इस फ्लावर का भी कलर क्या है, ये 7वां डिफरेंस था। फ्लावर का कलर क्या है, वायलेट है या व्हाइट है, ठीक है ना? तो ये देखने में आया कि जो ऊपर वाले लिखे हैं सारे डोमिनेट कर रहे थे, नीचे वाले कहीं ना कहीं दब रहे थे, ठीक है? बढ़िया। आइए जी, शुरू करते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाइट के ऊपर। तो पी प्लांट की हाइट के ऊपर सबसे पहला क्रॉस आप लोगों ने पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है? देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है, मोनो मतलब एक, यानी एक ट्रेट पर हम लोग काम करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन होगा सिंगल ट्रेट पर,
समझ गए? 2 ट्रेट अगर होंगे, आगे जाके हमको डाई हाइब्रिड पढ़ना है, ट्राई हाइब्रिड सिलेबस में नहीं है, उसमें 3 ट्रेट्स पर काम चलता है, ठीक है ना। तो अभी आपको वो कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ 2 ट्रेट्स पर काम जानना है। पहले हम सिंगल ट्रेट की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चीज को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ 1 करेक्टर इज स्टडीड। केवल एक करेक्टर की स्टडी करनी है मालिक, 2 करेक्टर 3 करेक्टर नहीं पकड़ने आपको, ठीक। अब पेरेंट आते हैं सबसे पहले, जो सबसे पहली जनरेशन है वो समझ लो, पेरेंट जनरेशन जो है वो है ना, उसमें एक होता है प्योरोटॉल और एक होता है प्योर डवार्फ। ऐसा मान लेते हैं कि एक प्योरोटॉल लिया, एक प्योर डवार्फ लिया, ठीक है। प्योरोटॉल के जीन्स कैसे दिखेंगे आपको? कैपिटल टी कैपिटल टी। प्योर डवार्फ के कैसे दिखेंगे? छोटा टी छोटा टी। बढ़िया। अब इनके गैमेट्स बनाने हैं आपको। सर गैमेट्स कैसे बनेंगे? देखो यहां पर एक ही ट्रेट की बात हो रही है, तो गैमेट भी एक ही दिखाना है आपको, एक गैमेट दिखाना है बस आपको, ठीक है। इस कैपिटल टी से बना ये वाला गैमेट, इस कैपिटल टी से बना ये वाला गैमेट, इस छोटे टी से बना ये वाला गैमेट, इस छोटे टी से बना ये वाला गैमेट, ठीक है। तो ये गैमेट्स तैयार हो गए बन करके, है ना। ये मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट्स हैं। अब इनको हम क्रॉस करवाएंगे। आइए क्रॉस करवाते हैं, आओ जी इनको क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्रॉस होगा सुनो। एक टी इसका आएगा, छोटा टी इसका आएगा, फिर एक टी इसका आएगा, छोटा टी इसका आएगा, फिर एक टी ये वाला आएगा, छोटा टी ये वाला आएगा, फिर एक टी इसका वाला आएगा और छोटा टी ये वाला आएगा। इस तरीके से आपस में इनका क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, है ना। ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी के साथ, फिर ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी के साथ, फिर ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी के साथ, फिर ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी के साथ, ठीक है। अब इनके बच्चे बन गए। बच्चे देखने में कैसे थे सबसे पहले वो समझो। अच्छा देखने में छोड़ो, आप ये देखो कि बच्चों का जीनोटाइप कैसा है, जीन्स कैसे हैं। बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी, 4 बच्चे पैदा हुए बड़ा टी छोटा टी वाले। अब मुझे बताओ बड़ा टी छोटा टी में से डोमिनेट कौन करता है? बड़ा टी। बड़ा टी मतलब टॉल। ये चारों बच्चे टॉल पैदा हुए, ये चारों बच्चे लंबे पैदा हुए। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट करता है, छोटा टी डोमिनेट नहीं करता। पर इनके जीन्स में तो चला गया ना छोटा टी, इनके जीन्स में तो आ गया ना छोटा टी। अब हो सकता है कि जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाएं, इनके आगे से बच्चे पैदा करें, तो छोटे भी पैदा होंगे, छोटे भी पैदा हो सकते हैं। बात सही है कि नहीं? तो यही किया फिर F2 जनरेशन में। ये पहली जनरेशन थी, आप देख सकते हो सबके सब टॉल हैं, ऑल टॉल, सबके सब लंबे हैं और सबके सब सेम जीनोटाइप वाले हैं, बड़ा टी छोटा टी, है ना। ये हेट्रोजाइगस है ना। अब आप बताओ, ये होमोजाइगस तो नहीं है ना। ये होमोजाइगस था, ये होमोजाइगस था, ये हेट्रोजाइगस है सारे, चेक कर सकते हो आप, है ना। ये थी पहली जनरेशन। अब इनके आगे से और बच्चे पैदा करेंगे, बनाएंगे F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी मतलब F2 जनरेशन। आओ जी अब सेल्फिंग करते हैं, आपस में क्रॉस करवा रहे हैं, भाई बहन है ये सारे आपस में, ठीक है ना। तो पेरेंट्स कैसे हैं भाई, देख लो आप, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। जो पहली जनरेशन बनी उसमें से 2 का सेल्फ क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। इनके गैमेट कैसे बनेंगे? तो गैमेट वैसे ही है भाई, एक एक इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा गैमेट, है ना। ये वाला टी का गैमेट कैपिटल टी, ये वाले टी का गैमेट छोटा टी, ये वाले टी का गैमेट बड़ा टी, ये वाले टी का गैमेट छोटा टी। ये गैमेट्स बन गए। करो क्रॉसिंग स्टार्ट। कैसे करेंगे? इससे आया कैपिटल टी, इससे भी आया कैपिटल टी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इससे आया कैपिटल टी, इससे आया छोटा टी। हेट्रोजाइगस हो रहा भाई मामला, है ना। हेट्रोजाइगस हो रहा ना मामला। इससे आया छोटा टी, इससे आया कैपिटल टी, फिर से हेट्रोजाइगस हो रहा है मामला। इससे आया छोटा टी और इससे भी आया छोटा टी। सर ये तो होमोजाइगस हो गया। हां लेकिन छोटे छोटे टी हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ इनकी शक्लें देख करके, सिर्फ शक्लें देख के बताना, फिनोटाइप बताना कैसा लगेगा। बेटा ये कैसा पैदा होगा? ये कैपिटल टी है, ये प्योर टॉल है, ये टॉल ही नहीं ये प्योर टॉल है भाई, हां या ना बोल, है ना। होमोजाइगस टॉल है ये, यस और नो। ये कैसा है? छोटा टी, बड़ा टी है ही नहीं। छोटा टी है तो ड्वार्फ ही पैदा होगा, शॉर्ट पैदा होगा। ये प्योर शॉर्ट है भैया, ये प्योर शॉर्ट है। ये कैसे होंगे? ये टॉल ही होंगे, क्योंकि टॉल इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो ये इम्प्योर टॉल है यार, ऐसा बोलना चाहिए, हां या ना बोलो। और ये भी कैसा है? इम्प्योर टॉल है यार। बात समझ गए ना। बस 2 जनरेशन तक की पढ़ाई करनी है आपको, इससे ज्यादा पढ़ाई आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो मोटी मोटी बात यह कि 3 टॉल है, 1 शॉर्ट है। और जीन्स देखा जाए अगर, तो ये अलग
और ये अलग है ना, ये दोनों एक से हैं, मतलब ये अलग है और ये अलग है ना। आओ जरा देखो इनका फिनोटाइप रेशियो देखो। फिनोटाइप रेशियो क्या है, टॉल इज टू शॉर्ट कितना है, तो 3 टॉल है 1 शॉर्ट है। और जीनोटाइप देखोगे तो टीटी वाला 1 है, बड़ा टी छोटा टी वाला 2 है, और छोटा टी वाला 1 है। तो 1:2:1 इस तरीके से लिखा जाता है जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक जैसा दिख रहा है आंखों से देख के, ये भी लंबू, ये भी लंबू, ये भी लंबू, ये छुटकू। आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आया प्रीवियस ईयर, कह रहा है ना प्योर टी पी प्लांट, प्योर टॉल है, कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्रॉफ, द परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट्स इन F1 एंड F2 कितने होंगे। तो टॉल F1 में कितने आते हैं, सारे टॉल होते हैं भाई, F1 में तो सारे टॉल होंगे, है ना। और F2 में 75% टॉल होंगे जी, है ना, लिखा है ना। द परसेंटेज ऑफ टॉल पी कितने थे, 3 टॉल थे इसमें, तो 3 टॉल का मतलब हो गया 75%, और इसमें सारे टॉल थे तो 100%, 100 और 75 आंसर है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो यार, बोलो यार, कोई दिक्कत है यार, आगे बढ़े यार, आ जाओ यार। आइए शेप ऑफ सीड का भी मैंने सारे कवर किए, कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो सब कवर कर दूंगा। आइए शेप पर बात करते हैं। तो सीड्स की जो शेप होती है या तो राउंड होती है या तो रिंकल्ड होती है। राउंड को हम पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं भाई तू डोमिनेंट है, और रिंकल्ड वाला क्या है भाई तू रिसेसिव है, ठीक है, बढ़िया। ये है जी प्योर राउंड सीड। तो कैपिटल आर दिखने में कैसा होगा भाई, प्योर है, राउंड होगा। ये है प्योर रिंकल्ड सीड, प्योर रिंकल्ड, तो ये छोटा आर लिखा जाएगा इसको, है ना, ऐसे लिखते हैं ना रिसेसिव को, छोटा आर क्योंकि रिसेसिव है इसीलिए। तो स्मॉल आर, बढ़िया। अच्छा अब इनके गैमेट्स बनाने हैं आपको, तो एक एक इंफॉर्मेशन, मोनोहाइब्रिड है भाई, सिंगल का गैमेट बनेगा। आर का गैमेट ये बना, इस आर का गैमेट ये बना, ये छोटे आर का गैमेट ये बना, ये छोटे आर का गैमेट ये बना। आइए क्रॉस करवाएं, हाँ जी करवा दो। कैपिटल आर से छोटा आर, कैपिटल आर से, अभी 1 मिनट, कैपिटल आर से छोटा आर, कैपिटल आर से छोटा आर, कैपिटल आर से छोटा आर। दिखने में कैसे होंगे सर, सारे राउंड होंगे पर सारे हेट्रोजाइगस हैं भाई ये, बोलो हाँ या ना। होमोजाइगस कोई नहीं है, पहली जनरेशन में होमोजाइगस कोई नहीं मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारे के सारे फिनोटाइप कैसे हैं, दिखने में सारे कैसे हैं, राउंड है, सब राउंड मिलेंगे आपको, है ना। और जीन्स मिलेंगे कैसे, बड़े आर छोटा आर। अब इनका करवाएंगे सेल्फिंग, इन दोनों को पकड़ लेंगे और आपस में करवा देना है आपको, है ना, अगली जनरेशन बनाने के लिए। आइए अगली जनरेशन बनाते हैं। तो सेल्फिंग कर रहे हैं F1 की आपस में, F1 क्रॉस F1 लिखा है ना, आपस में सेल्फिंग कर रहे हैं इसकी। आइए सुनिए, पिताजी और माताजी कैसी हैं इस बार, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, खुद में इंप्योर है जी, आपको दिख रहा है खुद में ही इंप्योर है, खुद में ही हेट्रोजाइगस है। लेकिन इनका बच्चा ऐसा भी एक होगा जो होमोजाइगस राउंड होगा, ऐसा भी एक होगा जो होमोजाइगस रिंकल्ड होगा, जैसे इनकी खुद के माता पिता थे, है ना। आइए इनके गैमेट्स बना देते हैं पहले। तो कैपिटल आर से कैपिटल आर आया, छोटे आर से छोटा आर आया, बड़े आर से बड़ा आर आया, छोटे आर से छोटा आर आया, ठीक है। क्रॉसिंग शुरू करें करवानी, यस। ये कैपिटल आर से आया इस वाले कैपिटल आर के साथ, ये बड़ा आर, ये छोटा आर, ये छोटा आर तो ये बड़ा आर, ये छोटा आर तो ये भी छोटा आर। चेक करो चेक करो चेक करो, इनमें से कौन कौन राउंड दिखेंगे। सर ये राउंड दिखेगा, वो भी प्योर वाला। सर ये भी राउंड दिखेगा लेकिन इम्प्योर वाला। ये भी राउंड दिखेगा सर लेकिन इम्प्योर वाला। ये राउंड नहीं दिख सकता सर, ये रिंकल्ड ही दिखेगा, हाँ या ना, लेकिन प्योर रिंकल्ड है भैया, प्योर रिंकल्ड है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इम्प्योर रिंकल्ड जैसी कोई चीज हो सकती है क्या, कमेंट्स में बताओ, चेक करूंगा कमेंट्स में, है ना। इसी टाइम पर आकर के चेक करूंगा किस किस बच्चे ने कमेंट्स सही करे हैं, मुझे बताना इम्प्योर रिंकल्ड जैसी कोई चीज हो सकती है क्या। चलो लेट अस सी क्या कमेंट करते हो आप लोग, ठीक है। तो प्योर राउंड, इम्प्योर राउंड, इम्प्योर राउंड, प्योर रिंकल, ठीक है ना। जीन्स देख लो कैसे कैसे हैं, वही फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, राउंड से रिंकल 3:1 है। जीनोटाइपिक कैसा होगा, ये कैपिटल आर, ये बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, छोटा आर छोटा आर, तो 1:2:1। बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ चले, एक और मोनोहाइब्रिड देख लो भाई, क्या ही लोगे तुम, मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा क्लास के अंदर ना, कुछ और करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां देखो प्योर येलो सीड, भाई सीड का कलर बात हो रही है, पहले सीड की शेप की बात होती है, सीड के कलर की बात हो रही है। सीड का जो कलर है वो येलो है, तो कैपिटल वाई,
ग्रीन होता तो रिसेसिव ट्रेट डिक्लेयर कर दिया स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बेटा गैमेट कैसे बनेंगे? सर गैमेट बनेगा कैपिटल वाई इसका, स्मॉल वाई इसका, प्योर प्योर है दोनों, तो गैमेट भी ऐसे ही दिखेंगे आपको, ठीक है ना। अब पहली जनरेशन कैसी आएगी देखो, इससे वाई, तो वाई वाई ओ वाई वाई ओ वाई वाई ओ वाई वाई, ऐसे आएगी पहली जनरेशन, है ना। ये सारे के सारे येलो हैं, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, कोई भी ग्रीन नहीं होगा इनमें से। लिख मैं ग्रीन सही रहा हूं, लेकिन इज्जत पूरी दी है मैंने ग्रीन को बेटा, लेकिन है ये सारे येलो, क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल वाई है, डोमिनेंट कैपिटल वाई, डोमिनेंट कैपिटल वाई, डोमिनेंट कैपिटल वाई, येलो सीड। तो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके बच्चे आएंगे आगे से, ये देखो सेल्फिंग कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिखने में दोनों येलो कलर के ही हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन कह रही है तू ग्रीन भी है बेटा, तू अंदर से ग्रीन भी है, तुझे नहीं पता लेकिन तू है, ठीक है। तो कैपिटल वाई ये रहा, स्मॉल वाई ये रहा, ये रहा गैमेट, ये रहा गैमेट। आइए क्रॉस करते हैं। तो पहला क्या होगा? वाई वाई का क्रॉस, तो वाई वाई मतलब बड़ा वाई बड़ा वाई, ये बड़ा वाई और छोटा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई। अब इसकी बारी, बड़ा वाई पहले लिखना, छोटा बाद में लिखना, छोटा छोटा वाई वाई। ये कैसा है? सर प्योर येलो। ये कैसा है? इम्प्योर येलो। ये कैसा है? इम्प्योर येलो। ये कैसा है? प्योर ग्रीन। इम्प्योर ग्रीन जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, फिनोटाइप देख लो 3:1, जीनोटाइप देख लो वाई बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई, 1:2:1। बहुत बढ़िया। एक और मोनोहाइब्रिड, पर इसका पूरा कच्चा चिट्ठा तू कमेंट में लिखेगा। आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स के अंदर फटाफट। मैंने 3 प्रैक्टिस करवाए हैं बेटा, ये चौथे वाले मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। क्या क्या लिखोगे आप सबसे पहले गैमेट बताओगे मुझे, उसके बाद उसके नीचे F1 जनरेशन पूरी लिख के दिखाओगे कैसी बनेगी, फिर फिनोटाइप बताओगे, जीनोटाइप बताओगे, ये आपने करना है, ठीक है ना। प्योर वायलेट में जो वायलेट कलर है वही डोमिनेंट है, और जो व्हाइट कलर है वो छोटा भी लिखा हुआ, ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और इसी का फिर आपने वो भी बनाना है, हाँ सेल्फिंग भी करनी है। रुक जाओ, आंसर इन कमेंट्स, फिर उसके बाद सेल्फिंग करनी है आपने इसकी, ठीक है। फिर सेल्फिंग भी करनी है, यानी दूसरी जनरेशन भी बनानी है। पोते तक मुझे गुड न्यूज सुननी है, ठीक है ना, है ना। पोता होना चाहिए, पोती होनी चाहिए, वो मुझे सुनना है, समझ गए ना। ग्रैंड चिल्ड्रन आई वांट टू लिसन क्या होंगे, ठीक है। तो ये आपका काम है। आइए कुछ लॉज देख लेते हैं बेटा, जो कि मेंडल साहब ने रचे थे। ये सब कुछ देखने के बाद एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत इजी है, बहुत इजी, नाम से समझ में आ रहा है। कह रहे जब एक इनहेरिटेड पेयर 2 एलील वाला होता है और वो हेट्रोजाइगस होता है, समझ गए ना, ऐसा वाला, एक बड़ा आर छोटा आर ऐसा वाला, तो जो अलील होगा, जो एक्सप्रेस्ड होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो दूसरा वाला होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। ये तो पता ही है। इसमें से ये वाला डोमिनेटिंग है, ये वाला रिसेसिव है, पता ही था ये तो। दूसरा आ जाओ, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी। ये कहता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब भी गैमेट बनेगा, एलील्स आर सेग्रीगेटेड सच दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलील। एक ही एलील आएगा एक कैरेक्टर के लिए। वो आपने देखा जब गैमेट बना रहे थे हम, जब गैमेट बनाते देखा था ना, इसके गैमेट कैसे बनेंगे, ये बड़ा आर है छोटा आर, गैमेट कैसे बनेगा, इसका बनेगा बड़ा आर, इसका बनेगा छोटा आर, ये इसका गैमेट, ये इसका गैमेट आ गया। क्लियर हो गया। तो ये बात है कि प्योरिटी आएगी, गैमेट जब बनेंगे तो उसके अंदर एक कैरेक्टर का एक ही वो बनेगा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आएगी गैमेट के अंदर, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। आओ भाई, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा देते हैं इसको भी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सीधी बात समझ लो, डाई हाइब्रिड का मतलब 2 जानकारियां आएंगी, तो जो 2 जानकारियां आने में कोई समस्या वाली बात नहीं है, बल्कि और मजा आता है, ठीक है। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा अभी तक बताओ। लिखा है क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट अ टाइम, एक साथ 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करना डाई हाइब्रिड है, ठीक है। आइए सुनिए, अब 2 कौन कौन से ट्रेट्स की बात हो रही है, एक बात हो रही है हाइट की और दूसरी बात हो रही है शेप की, ठीक है ना। यहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है किसके किसका, एक हाइट वाला ट्रेट है और दूसरा वाला शेप की, शेप क्या है सीड की, उसका वाला ट्रेट है, ठीक है ना। ये 2 ट्रेट की इकट्ठे स्टडी हो रही है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला पेरेंट जो हमने लिया वो लिया प्योर टॉल, प्योर राउंड। प्योर टॉल होगा बड़ा टी, प्योर राउंड होगा बड़ा आर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या बात है। दूसरा हमने इसकी वाइफ कैसी ली है, हमने बीवी कैसी ली है, बीवी ली है छोटी बीवी,
छोटी छोटी, ठीक है ना, शॉर्ट प्लांट लिया, प्योर शॉर्ट लिया, लेकिन ऐसे प्योर रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करने वाला लिया है, तो स्मॉल आर स्मॉल आर। गैमेट्स कैसे बनेंगे, नेक्स्ट चीज आती है गैमेट बनाना, तो गैमेट बनाते हैं। आओ जी, देखो भैया, मैंने आपको बोला था कि एक गैमेट जो बनेगा उसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर का एक ट्रेट आएगा, है ना। तो टॉल में से एक टी आया और राउंड में से भी देख लो एक टी आया, एक आर आया। सिमिलरली इसका भी बना सकते हो चाहो तो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो यही तो होगा, तो बार बार बना के क्या फायदा, हम इन्हीं का ही क्रॉस करवाने वाले हैं ना, तो बार बार बना के क्या फायदा, एक ही बार बनाओ, डुप्लीकेसी क्यों करनी है आपको, काम क्यों बढ़ाना है ना। इधर आ जाओ, छोटा टी का एक इंफॉर्मेशन आया और आर का भी, छोटे आर का भी एक इंफॉर्मेशन आया, रिंकल्ड का भी एक इंफॉर्मेशन आ गई, ये बन गया जी एक गैमेट, ये बन गया जी एक और गैमेट, ठीक है। ये गैमेट किसका है, पापा का, ये गैमेट किसका है, मम्मी का, क्रॉस करवाएंगे इसको हम, ठीक है ना। देखो जी, अब क्रॉस कैसे होगा, इसका टी आर और इस छोटे वाले का टी, छोटे वाले का आर फ्यूज होगा, और फ्यूज होकर के जो पूरी इंफॉर्मेशन यानी जो F1 जनरेशन बनेगी वो ये बनेगी, बड़ा टी छोटा टी और बड़ा आर छोटा आर। आप देख सकते हो इसके अंदर छोटे वाले भी आ गए हैं, इंप्योरिटी आ गई है, हेट्रोजाइगस वाला सिचुएशन यहां आ गया है कि नहीं। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपिटल टी डोमिनेट करेगा छोटे टी पे और कैपिटल आर डोमिनेट करेगा छोटे आर पे, तो ये टॉल प्लांट होगा और राउंड सीड वाला होगा, हाँ या ना। जितने बच्चे बनेंगे भाई, जितने बच्चे बनेंगे सब ऐसे बनेंगे, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा आर छोटा आर, समझ गए ना। अब बहुत सारे बच्चे बन गए, समझ लो, मान लेते बहुत सारे बच्चे बन गए, आपको इनमें से सिर्फ 2 उठाने हैं, सिर्फ 2, और वो दोनों ऐसे ही दिखेंगे, हाँ या ना बोलो, वो दोनों ऐसे ही दिखेंगे, एक बड़ा टी एक छोटा टी, एक बड़ा आर एक छोटा आर, ऐसे ही दिखेंगे ना, बस, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप आपने देख लिया कि ये है, ठीक है। अब आइए इसका क्रॉस देखते हैं। अब हम करा रहे हैं सेल्फिंग, F1 क्रॉस F1। अब आप मुझे बताओ F1 में क्या था, सर F1 में बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर था, है ना, ठीक। इधर देख, पेरेंट्स देख, पेरेंट्स ध्यान से देखियो, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, वही तो है, सेम का ही तो क्रॉस करा रहे हैं। अब इनके गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो गैमेट बहुत इजी है, देखो, एक इंफॉर्मेशन ये वाली, एक इंफॉर्मेशन ये वाली, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन कैपिटल टी वाली, एक इंफॉर्मेशन स्मॉल आर वाली, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा समझो, ये टी आया ये आर आया, ठीक है, ये टी आया छोटा आर आया, ठीक, फिर टी कैपिटल आर, नहीं ये रिपीट हो गया, सॉरी सॉरी, इसको ठीक करता हूं मैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये छोटा टी कैपिटल आर आएगा, यहां पर भी छोटा टी कैपिटल आर आएगा, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात को समझो, हट हट हट, बात को समझो, ये देखो, बड़ा टी आया बड़ा आर आया, ठीक है, बड़ा टी आया छोटा आर आया, छोटा टी आया बड़ा आर आया, ठीक है, फिर छोटा ही टी आया और छोटा ही आर आया। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही हुआ, बड़ा टी बड़ा आर, बड़ा टी छोटा आर, छोटा टी बड़ा आर और छोटा टी छोटा आर, सही है। एक तरफ आपने फीमेल रख दिया, एक तरफ आपने मेल रख दिया, सेम ही गैमेट्स है दोनों के अलग कैसे हो सकते हैं, आप बताओ, आप बताओ। ये ऐसा है ना भाई, असल में इसको भी मैं ठीक कर देता हूं, ये ऐसा है ना भाई, देखो, एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये गैमेट है दोनों के ही, चाहे पिता हो चाहे माता हो, दोनों के यही 4 गैमेट बने हैं, ठीक है ना। तो 4 ऊपर रखे और चारों सेम टू सेम यहां रखे, सेम ही है क्योंकि, तो सेम यहां रखे, ठीक है ना। अब इनका अपन ने क्रॉस करवाया, बड़ा टी साथ साथ, बड़ा आर साथ साथ, ये टॉल भी है ये राउंड भी है और दोनों प्योरली है एकदम, है ना, प्योर वाली कहानी है। इधर क्या होगा, बड़ा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, ये सब टॉल राउंड बने, आप चेक करो, है ना, क्योंकि सबके पास बड़ा टी और बड़ा आर है, बड़ा टी और बड़ा आर चारों के पास है। अगले पे आ जाओ, बड़ा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा आर छोटा आर। इसमें देखो क्या हो रहा है,
टी और आर दोनों बड़े वाले हैं तो टॉल राउंड बनेगा ही बनेगा। यहां बड़ा टी लेकिन छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो रिंकल्ड बनाएगा भाई। बड़ा आर यहां पे है नहीं तो राउंड सीड आपको नहीं दिखेगा, बड़ा दिखेगा लेकिन रिंकल्ड सीड बनाता हुआ पौधा होगा ये टॉल राउंड, क्योंकि बड़ा टी छोटा आर दोनों है। यहां पे बड़ा टी ही है खाली, आर बड़ा नहीं है तो रिंकल्ड है ये रिंकल्ड है, लंबा है लेकिन रिंकल्ड है। इधर आ जाओ, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर, बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, छोटा टी छोटा टी बड़ा आर, छोटा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर। यहां देखो अब क्या है, इस वाली रो में देखो, क्या बड़ा टी है? हाँ। क्या बड़ा आर है? हाँ। डोमिनेंट है टॉल राउंड। बड़ा टी है? हाँ। बड़ा आर है? हाँ। बड़ा है तो डोमिनेंट है टॉल राउंड। छोटा टी है, बड़ा आर है, छोटा टी है तो शॉर्ट होगा, और कैपिटल आर तो है ही है, बड़ा आर है, बड़ा आर है तो राउंड सीड बनाएगा लेकिन छोटा पौधा बनाएगा। यहां देखो शॉर्ट राउंड है, वही है छोटा टी बड़ा आर, छोटा टी है तो शॉर्ट और बड़ा आर है तो राउंड बनाएगा। बहुत सेम वही लॉजिक लग रहा है, आप देखो सेम लॉजिक है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ये देखो बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर, बड़ा टी छोटा टी छोटा आर छोटा आर, छोटा टी छोटा आर बड़ा आर छोटा आर मतलब, और यहां पे क्या है? छोटा टी छोटा आर। ठीक है, इधर देखो क्या है, क्या टी और आर दोनों हैं कैपिटल वाले? हाँ। टॉल राउंड बनेगा, सोचना ही नहीं है। बड़ा टी है लेकिन बड़ा आर नहीं है तो टॉल बनेगा लेकिन रिंकल्ड बनेगा। छोटा टी है, बड़ा टी नहीं है तो टॉल नहीं हो सकता, शॉर्ट ही होगा, और कैपिटल आर है तो राउंड होगा, रिंकल्ड नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, छोटा टी छोटा आर, ये इकलौता ऐसा पौधा बन रहा है 16 में से, आउट ऑफ 16 एक ऐसा पौधा बन रहा है जो छोटा भी है और रिंकल्ड भी है। देख रहे हो, ये होता है रिसेसिव ट्रेट का नुकसान। दिस इज द नुकसान ऑफ रिसेसिव ट्रेट के भाई छोटा और रिंकल्ड बड़ा मुश्किल से बनता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। ठीक है जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। काफी बार सवाल आया हुआ है पास्ट में, तो देखो कह रहे टॉल पी प्लांट है राउंड सीड्स के साथ, उसे क्रॉस किया गया शॉर्ट पी प्लांट विद रिंकल्ड सीड्स के साथ, प्योर है, तो F1 जनरेशन क्या होगी बेटा? F1 जनरेशन तो सारी की सारी कैपिटल टी छोटा टी कैपिटल आर छोटा आर ये जीन्स वाली होगी, यानी सब के सब टॉल और राउंड होंगे, है ना। 100% टॉल एंड राउंड मिलने वाले हैं, लेकिन इनके बच्चे आगे से वो सारे रंग दिखाएंगे आपको, 16 बच्चे ठीक है ना, 16 बच्चे। चलिए एक और सीखते हैं, एग्जाम्पल तो और भी लेंगे भाई, खाली एक एग्जाम्पल तो काम तो नहीं बनेगा, और लेते हैं। ठीक है, क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स आर स्टडीड। ठीक है जी, फिर से डायहाइब्रिड पढ़ रहे हैं, मतलब हम इस बार क्या है, प्योर राउंड है और हरा कलर है। ओ माय गॉड, हरा कलर तो रिसेसिव होता है सर। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ये भी सीखना है आपको, ये भी सीखना है। जरूरी थोड़ी कि हर बार एक बार पूरा प्योर ही लोगे, एक बार पूरा प्योर दूसरे वाला ही लोगे, ऐसा तो नहीं होता ना, मिक्स भी हो सकता है। तो देखो जरा यहां पे क्या होगा, प्योर राउंड है लेकिन ग्रीन सीड्स है, और प्योर रिंकल्ड है लेकिन येलो सीड्स है। इसके गैमेट कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है, कैपिटल आर आया यहां से, छोटा वाई आया यहां से, छोटा आर आया यहां से, कैपिटल वाई आया यहां से, बन गए गैमेट। फ्यूज कराओ, फ्यूज कराया, सब इकट्ठा हो गया, सारे बच्चे ऐसे ही बनेंगे। कैसे? राउंड और येलो, है ना, प्योर राउंड, और प्योर तो नहीं होगा सॉरी, है तो हेट्रोजाइगस ही, लेकिन राउंड और येलो यहां पे डोमिनेट करेंगे, समझ गए ना। तो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, सारे बच्चे जो होंगे वो राउंड येलो वाले बनेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा जीन की कोडिंग आई है हमारे पास, ऐसे जीन की कोडिंग आई है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबके सब राउंड है, सबके सब येलो हैं, और जीन्स क्या है, कैपिटल आर छोटा आर कैपिटल वाई छोटा वाई। बढ़िया, अब इनके बच्चों की बारी आएगी। ये तो F1 जनरेशन बहुत सिंपल, F1 जनरेशन में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। अब आएगी F2 की बारी। अब मुझे बताओ F2 में सबसे पहले गैमेट्स कैसे बनाओगे? मैं यही बना के दिखाता हूं आपको, है ना। नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते, मैं यही बना के दिखाता हूं। देखो, एक है कैपिटल आर, फिर है स्मॉल आर, एक है कैपिटल वाई, फिर है स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमेट्स कैसे बनेंगे? इधर देख, एक बनेगा ये दोनों का, एक बनेगा ये दोनों का, एक बनेगा ये दोनों का, और एक बनेगा ये दोनों का। ये 4 गैमेट मेल के भी होंगे और यही सेम टू सेम इनके भी होंगे। ये मेल है ना, ये मेल है, मेल को ऐसे दिखाते हैं, फीमेल को ऐसे प्लस इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। तो फीमेल के भी यही सारे गैमेट ही होंगे जो मेल के होंगे। तो पनेट स्क्वायर जब बनाएंगे हम, पनेट स्क्वायर वही जो टेबल बनती है ये वाली, इसको पनेट स्क्वायर बोलते हैं, है ना। वो देखो वही है, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और छोटा आर छोटा वाई, यही है। देखो, है ना, सेम गैमेट है। देखो जो मैंने अभी पीछे बनाए थे सारे वही है, सारे वही हैं। देखो बस मैं बड़े वाई को पहले लिखता हूं, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है उसको कायदे से पहले लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वही कहानी करी, क्रॉस करवाया, ठीक है।
आर वाई बड़ा बड़ा क्रॉस हो रहा है, यहां बड़ा आ रहा है लेकिन छोटा वाई डोमिनेट कर रहा है, तो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ एक बनेगा रिंकल्ड ग्रीन, है ना, रिंकल्ड येलो नहीं, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, एक ही बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। बाकी सब के सब जो है मोस्ट ऑफ द सारे जो है वो राउंड येलो बनते हैं, है ना। 9:3:3:1 ये इसका फिनोटिपिक रेशियो बनता है, ठीक है। जीनोटिपिक बनाने जाओगे तो बेटा बहुत खतरनाक रेशियो होता है, छोड़ दो उसको, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जीनोटिपिक रेशियो ही इसके अंदर देखो, और सॉरी फिनोटिपिक रेशियो ही आप इसके अंदर देखो, जीनोटिपिक नहीं, फिनोटिपिक रेशियो ही देखो, ठीक है। तो 9 ऐसे हैं, ध्यान से देखना भाई, 9 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे हैं जो राउंड हैं और येलो हैं। फिर 3 ऐसे होंगे जो राउंड होंगे लेकिन ग्रीन होंगे, ये देखो, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, है ना। 3 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं जो राउंड ग्रीन होंगे। फिर 3 ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे, ये देखो, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो रिंकल्ड येलो। 3 ऐसे होंगे जो रिंकल्ड येलो होंगे, रिंकल्ड येलो, और एक ऐसा होगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगा। समझ गए ना। कुछ ऐसा ही सीन इसमें भी था बेटा, कुछ ऐसा ही सीन इसमें भी था। ये भी 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो है, जो 9 था टॉल राउंड, थर्ड वाला टॉल रिंकल्ड, ठीक है। फिर शॉर्ट राउंड, वो भी 3 होते हैं, शॉर्ट रिंकल्ड नहीं, शॉर्ट राउंड, और एक जो होगा सिर्फ वो होगा शॉर्ट और रिंकल्ड भी, छोटा भी हो रिंकल्ड भी हो, ऐसा एक ही होगा आउट ऑफ 16, ठीक है जी। तो 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये देखो लिखा भी हुआ है 9:3:3:1, 9 वाले टॉल राउंड, 3 वाले टॉल रिंकल्ड, 3 वाले शॉर्ट राउंड, 1 वाले शॉर्ट रिंकल्ड, ठीक है। एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आता है, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये कहता है कि अलील जो होते हैं अलग अलग जीन्स के, वो अलग अलग इनहेरिट होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसकी हिंदी समझाता हूं मैं आपको। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका मीनिंग बेटा ये है कि बेशक से बच्चे की आंखें काली ही हैं, या मान लेते हैं चलो बच्चे की आंखें भूरी ही हैं, ब्राउन ही हैं, लेकिन उसके अंदर रिसेसिव वाला अलील भी गया हुआ है इंडिपेंडेंटली, उसे कोई रोक नहीं पाया। हां, वो दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि प्रोजनी में दिखे, हो सकता है कि फ्यूचर में आकर के दिखना चालू हो जाए। अभी नहीं दिख रहा का मतलब ये नहीं कि आगे दिखेगा नहीं। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि जो अलील्स होते हैं डिफरेंट जीन्स के, वो इंडिपेंडेंटली जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आपकी आंखें भूरी हैं और पापा की भी ब्राउन है, मम्मी की ब्लैक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ब्लैक वाला अलील नहीं आया हुआ, आपके अंदर दोनों अलील आए हैं। आपके अंदर ब्राउन भी आया है, आपके अंदर ब्लैक भी आया है, लेकिन ब्लैक बस डोमिनेट नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये ब्राउन वाला डोमिनेटली दिख रहा है, ऐसे होता है। समझ गए ना, ये कहानी है इसकी। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स कैपिटल आर छोटा वाई आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स छोटा आर बड़ा वाई सीड्स डेवलप्ड बाय F1 जनरेशन पूछी। F1 जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं होती भाई, है ना। आप इसके गैमेट बना के देख सकते हो चाहो तो, बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर बड़ा वाई। क्या क्या गैमेट बनेंगे भाई इसका, तो इससे तो आर और वाई ही आएगा, मतलब दोनों बनेंगे आर वाई। इसके कैसे बनेंगे, छोटा आर बड़ा वाई बनेगा ऐसे, ठीक बात है ना भाई। तो इनका आपस में अगर हम क्रॉस करवा दें तो इट विल बी बड़ा आर छोटा आर और बड़ा वाई छोटा वाई, सारे यही बनेंगे, सारे ही बनेंगे। तो बड़े आर से राउंड हो गया, बड़े वाई से येलो हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। तो 100% ऑफ द राउंड येलो बनेंगे जी, 100% ऑफ द राउंड येलो। आगे चलते हैं, कह रहा मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन बाय, हाँ जी, F2 जनरेशन कैसे करी बताओ। अरे भाई बहुत इजी है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन करी F1 की, देखा दिन ना, सेल्फिंग नहीं कर रहे थे F1 की, तो इसमें ज्यादा क्या सोचना है ना। सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट्स, खत्म, यही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ 2 सेपरेट ट्रेट्स, शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स, द रेशियो ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन F2 प्रोजनी क्या होगा। तो F2 प्रोजनी में दिखने में आपको 9:3:3:1
वाला हिसाब किताब आपको देखने को मिलेगा अगर आपने 2 ट्रेट लिए हैं तो। एक ट्रेट लेते तो फिर 3:1 देखने को मिलता, और जीनोटिपिक की बात करें तो 1:2:1 देखने को मिलता। यही फर्क है। लो जी, पढ़ो क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। हाँ जी, कौन सा होगा? F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट ही दिखते हैं भैया, है ना। F1 जनरेशन में तो सारे डोमिनेंट ही देखने को मिले थे, है ना। द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो वो इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड बोलते हैं उसको, ठीक है। द अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर द, हाँ ठीक है, समझ गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन में डेफिनेशन टाइप पूछी हुई है। कह रहा है कि जो F1 के अंदर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना, और जो जनरेशन से जनरेशन पास होता है उसको इनहेरिटेड बोलते हैं ना भाई, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मिला के दिया हुआ उसने, ठीक है, लेकिन बात वही बोल रहा है, ठीक है। आइए इसी प्रकार भाई हम सेक्स डिटर्मिनेशन के भी फैक्टर्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें बच्चे का जेंडर डिसाइड करती हैं कि बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, ठीक है ना। आइए इसको भी समझते हैं। लिखा है द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ये डिसाइड होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जेनेटिकली इसको कैसे करते हैं, मतलब जीन्स क्या कहते हैं इसके पीछे। लिखा है जेनेटिकली ह्यूमंस के अंदर सिर्फ उनके जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। तो सर और भी कोई डिसाइड कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। आपको पता है कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स हैं धरती पर जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि जन्म से कुछ और जेंडर के होते हैं, बड़े होते होते अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, ये भी सच है। सबको जानेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम दो मुझे। लिखा है इन ह्यूमंस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो जीन्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स, वही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, ऑफस्प्रिंग का, प्रोजनी का जेंडर क्या होगा, क्या उसका फीमेल होगा या मेल होगा, सेक्स क्या बनेगा उसका, ठीक है ना। लेकिन कुछ नॉन जेनेटिकली भी एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी अपना जेंडर चेंज करते हैं। जी हां, लिखा है एनवायरमेंटल क्यूज भी हैं इसके अंदर, जैसे टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस सेक्स। वो कैसे अपने अंडे को हैच कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने एग्स को फर्टिलाइज किया हुआ, कैसे रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है, इस पर भी डिसाइड होता है कि वो जेंडर क्या बनेगा। स्नेल्स में तो इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, स्नेल्स तो अपना खुद का जेंडर चेंज कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो स्पीशीज में टर्टल्स जो होते हैं, सुन लो इसको, जो टर्टल्स होते हैं अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो मेल पैदा होगा, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो फीमेल आएगी, ठीक है। क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, लो या हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर होगा तो फीमेल पैदा होगी, मीडियम टेम्परेचर रहेगा तो मेल पैदा होगा। मतलब टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिसाइड कर रही हैं, एनवायरमेंटल डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके के जेंडर आएंगे। और स्नेल्स तो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं भाई, छोटे होंगे तो जेंडर अलग होगा, बड़े होकर जेंडर चेंज कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, है ना। आइए हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस को पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमंस की ही बातें कर लें, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमंस के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, यानी टोटल 46 पेयर्स होते हैं, बात सही है ना, ठीक है। तो उसमें से मैं आपको दिखा दूं कि जो 22 पेयर हैं वो ऐसे दिखते हैं। 23वें पेयर की बात नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो। जो 22 पेयर है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो मेल बच्चा हो चाहे वो फीमेल हो। आप भी देखो ना, मेल फीमेल के अंदर थोड़ा बहुत फर्क जाकर के है डेफिनेटली, लेकिन बाकी सब तो जैसे सेम है। आंखें दो हैं, कान इधर लगे हुए हैं, नाक यहाँ है, नथुने यहाँ है, जबान है, दांत हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशियां वही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वही है, हार्ट भी वैसा है। मतलब हम यानी कि ह्यूमंस में मेल फीमेल के अंदर 22 पेयर बिल्कुल सेम है क्रोमोसोम के। ये 22 पेयर ही दिखा रखे हैं, अलग अलग शेप्स दिखा रखी है 22 पेयर की, ये बिल्कुल सेम है। केवल जो 23वां पेयर है ना, जो 23rd पेयर है ना, लास्ट पेयर, उसमें से भी आधी जानकारी जो है वो भी सेम है, लेकिन जो बाकी की आधी है ना, वो डिसाइड करती है कि जेंडर क्या है, वो डिसाइड करती है कौन मेल बच्चा होगा कौन फीमेल बच्चा होगा, ठीक है ना। ये देखो इन्हें बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, या फिर एलोसोम्स भी बोलते हैं इनको, एलोसोम्स भी बोलते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है सुनो, सेक्स क्रोमोसोम्स 23वां पेयर है जो डिसाइड करेगा कि सेक्स क्या होगा, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा। अगर फीमेल हुई तो दोनों प्योर क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, XX क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, दोनों सेम है। देखो
लेकिन अगर मेल हुआ तो एक क्रोमोसोम चेंज होगा दोनों में से, एक तो एक्स रहेगा, दूसरे वाला एक्स नहीं रहेगा, वो वाई रहेगा। मतलब बाकी सब कुछ सेम है, इवन ये भी आधा सेम है, केवल इतना सा जो पार्ट है दूसरे वाला, ये डिसाइड कर रहा है कि जेंडर क्या होगा। ठीक है ना। और आप देख लो फीमेल्स में तो प्योरिटी है, मेल जो है वो थोड़े डिफेक्टिव हो रहे हैं भाई, है ना। और ये बात लड़कियां भी एग्री करेंगी कमेंट सेक्शन में कि भाई आदमी लोग थोड़े डिफेक्टिव होते ही हैं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन यार, ऐसे ही हैं हम लोग भाई। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा छोटा रह गया, ठीक है, तो इसलिए ये वाई बन गया। ठीक है ना। तो ये XY क्रोमोसोम जो होगा वो डिसाइड करता है मेल चाइल्ड। और अगर ये डिफेक्ट ना आया, दोनों सेम क्रोमोसोम रहे, ठीक है ना, मतलब पिता से भी एक्स आया, माता से भी एक्स ही आया, तो फिर फीमेल पैदा होगी। ठीक है ना। तो अब बच्चे बोलेंगे सर XX तो दोनों में है, तो इसका मतलब फीमेल चाइल्ड होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, 50-50% है। मैं इसको अभी प्रूव भी करूंगा। ठीक है ना, अपन अभी क्रॉस बनाएंगे इनका तो प्रूव भी करेंगे कैसे 50-50% प्रोबेबिलिटी है एक फीमेल के होने की या मेल के होने की। 50-50% प्रोबेबिलिटी भगवान ने हमें बेच के दी है कि भाई आधे आधे रहोगे तो ठीक रहोगे, बैलेंस के साथ समाज चलता रहेगा। ज्यादा लड़के हो गए तो दिक्कत होगी, ज्यादा लड़कियां होगी तो भी प्रॉब्लम है। लड़कियां एग्री नहीं करेंगी शायद इस बात से। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये जो 22 पेयर हैं इनको ऑटोसोम्स बुलाते हैं, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, है ना, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं सारे के सारे, ये ऑटोसोम्स हैं। केवल जो एक क्रोमोसोम का पेयर है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम्स कहते हैं जिसको। तो ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट इन्वॉल्वड इन डिटरमाइनिंग सेक्स, इन ये जेंडर डिसाइड नहीं करते, मेल होगा फीमेल होगा इनको मतलब नहीं है, ये बाकी बॉडी डिसाइड करते हैं, है ना। सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल फीमेल बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन ह्यूमंस देयर आर यूजुअली टोटल 44 और 22 पेयर्स, ऑब्वियसली 22 पेयर्स है, यानी 44 क्रोमोसोम है जो कि एकदम सेम है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, एलोसोम्स यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सेक्स बताएंगे क्या होगा, फीमेल होगा या मेल होगा। मेल्स के पास XY क्रोमोसोम मिलता है, फीमेल्स के पास XX क्रोमोसोम मिलता है। ह्यूमंस में देयर आर यूजुअली 2 और 1 पेयर। ठीक है ना, आपको मिलेगा क्रोमोसोम्स का। आइए अब एक बार देखते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है। देखो यार, आपको पता है एक मेल अगर होगा तो उसके पास थोड़ी थोड़ी फीमेल है। उसके पास थोड़ा थोड़ा एक्स है। हाँ वो वाई है नो डाउट, इसलिए वो मेल है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसके अंदर फीमेल भी है। एक आदमी के अंदर थोड़ी थोड़ी औरत भी होती है। ठीक है, औरत एक पूरी औरत है लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं है भाई। वो एक्स ही है। ठीक है ना, तो एक फीमेल जो है वो प्योर मिलेगी आपको ह्यूमंस में। ठीक है ना, तो XX ही मिलेगा। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, X के साथ X नहीं है, X के साथ Y है। ठीक है ना, तो अब मजाक कर रहा था, ठीक है ना, ऑफेंड ना होए, ठीक है, लड़के ऑफेंड ना होए भाई, मैं खुद लड़का हूं यार, मैं आपके साथ हूं यार, भाई भाई, बाय 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 बाय, अपन साथ साथ है। ठीक है, तो खैर खैर, अब होता क्या है, मेल के स्पर्म से या तो उसमें X बैठा हुआ होगा गैमेट में, या Y बैठा हुआ होगा गैमेट में। ठीक है, अब एक्स वाला गैमेट अगर जाकर के फ्यूज करेगा, देखो फीमेल की तो बात ही नहीं है, पर फीमेल के पास तो है ही एक्स, वो तो फीमेल है, उसके पास तो है ही एक्स, एक्स दोनों ही XX है, तो उसमें से जो गैमेट होगा वो एक्स वाला ही होगा, मतलब जो एग होगा, जो अंडा है फीमेल के पास, वो तो एक्स वाला ही है। अब स्पर्म जाकर के कौन सा फ्यूज कर रहा है, वो डिसाइड करता है जेंडर क्या है। तो भाई मेल डिसाइड करता है जेंडर क्या है। तो बहुओं को प्रताड़ित ना किया जाए, मेरा सासों से अनुरोध है। अगर लड़की पैदा कर दी है तो भाई क्या हो गया, वो लड़के के हाथ में था, आपके बेटे ने पैदा करी है वो लड़की, आपकी बहू ने नहीं करी। ठीक है ना, आपके बेटे ने डिसाइड किया कि जेंडर क्या है, बहू डिसाइड नहीं करती है जेंडर क्या है। ठीक है, तो बहुओं को प्रताड़ित करना बंद करें, समाज से मेरी विनती है। ठीक है, खैर, तो गैमेट अगर एक्स जाकर के मेल का एग को फ्यूज करेगा तो फीमेल पैदा होगी, ये रही, है ना, तो जाइगोट फीमेल पैदा होगी। ठीक है ना, और मेल जाकर के अगर वाई वाला क्रोमोसोम फ्यूज करेगा तो फिर मेल पैदा होगा। ऐसे समझ गए ना, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल या फीमेल के होने की। ठीक है ना, क्योंकि दो ही क्रोमोसोम है, या तो ये या तो ये, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा, कोई तीसरा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो या तो एक्स गया एक्स को फ्यूज करने, या वाई गया एक्स को फ्यूज करने। वाई गया तो मेल, एक्स एक्स के साथ मिल गया तो फीमेल। तो या तो ये दो में से एक है ना, तो 50% प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, और क्या बोलेंगे, 1:1 का रेशियो रहेगा। कोई पूछे कि भाई जीनोटिपिक फिनोटिपिक क्या है, तो 1:1 है, खत्म बात। आओ देखो, कह रहा है इफ अ स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग, तो जाइगोट विल हैव XX,
तो क्रोमोसोम इन द 23rd पेयर, और XX आएगा तो गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, गुड़िया पैदा होगी घर पे, लक्ष्मी आएगी, ठीक है ना। बोलते हैं ना, इफ अ स्पर्म विद Y क्रोमोसोम, अगर Y क्रोमोसोम जाकर के फर्टिलाइज करता है जायगोट को, विल हैव XY क्रोमोसोम ऑन द 23rd पेयर, जो 23वां पेयर बनेगा वो XY बनेगा, ठीक है ना। और जो XY क्रोमोसोम होगा वो फिर मेल चाइल्ड पैदा करेगा, यानी कि दानव मतलब लड़का पैदा होगा ठीक है जी, समझ गए ना। तो ऐसे लक्ष्मी आती है ना, या फिर दानव पैदा होता है, ठीक है ना, शैतान पैदा होता है, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है जी। XX रहेगा तो गर्ल चाइल्ड, XY रहेगा तो मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड होगा, बॉय चाइल्ड बोलते हैं क्या, नहीं ठीक है। यहां देख सकते हो आप, फादर के पास, पिता के पास X और Y दोनों हैं। X वाला गैमेट, Y वाला गैमेट अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर है दोनों, तो इसलिए अलग अलग एलील्स हैं, तो इसलिए X एलील Y एलील, ठीक है ना। गैमेट ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। मदर के पास तो है ही XX, उसके हाथ में कुछ नहीं है बेटा, उसके हाथ में जेंडर नहीं है ना, तो ये तो XX ही है, ठीक है। अब X गया X के साथ कंबाइन होने तो फीमेल, X गया X के साथ तो फीमेल, Y गया X के साथ तो मेल, Y गया X के साथ तो मेल, समझ गए ना। तो मेल मेल भी दो हो रहे हैं, फीमेल फीमेल भी दो हो रही हैं, ठीक है ना। तो 50% प्रोबेबिलिटी फीमेल होने की, 50% प्रोबेबिलिटी मेल होने की, खत्म बात, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है जी। तो बात को समझना, और कुछ सवालों पर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बोला था ना परफेक्ट पेयर, मैं बोल रहा था प्योर 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 तो फीमेल प्योर इसलिए है क्योंकि उसके पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है, XX है दोनों ही, है ना भाई, XX हैं दोनों ही। अच्छा, रीजन क्या है, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी ट्रू है बेटा और ये भी ट्रू है, लेकिन दोनों का सिर पैर क्या है आपस में, ह्यूमन फीमेल के पास परफेक्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, उसका रीजन ये बनता है क्या, दोनों अपने आप में ट्रू है, लेकिन दोनों सिर पैर थोड़ी बना रहे हैं आपस में मिलना भी तो चाहिए कुछ मामला दोनों का, है ना। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, फॉल्स, मदर से नहीं फादर से डिसाइड होता है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, फॉल्स। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही जेंडर पता चल चुका होता है, मतलब जेंडर जा चुका होता है, जो भी डिसाइड होना होता है हो चुका होता है, बाद में चेंज नहीं हो सकता कि भाई तीसरे महीने में ये पुड़िया खा ले तो तेरे लड़का पैदा होगा, 5वें महीने में ये पेट पे लगा ले तो तेरा लड़का हो जाएगा, कोई सीन नहीं है ऐसा, मिथ है, ठीक है ना भाई, मिथ्या है सारी चीजें। जेंडर उसी टाइम डिसाइड हो जाता है जिस टाइम स्पर्म जाकर के एग को फ्यूज करता है, खत्म कहानी, ठीक है। सुना देना ये बात, ठीक है, कोई अगर तुम्हारे नोन में ऐसा कोई कर रहा हो तो, ठीक है ना। तो सेकंड और फोर्थ कहां है भाई, ये रहा सेकंड और फोर्थ, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, बढ़िया जी। कह रहा है ऐसे दो एग्जांपल बताओ जहां पर सेक्स जो है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, तो टर्टल्स हो गए, क्या नाम था, स्नेल्स हो गए, और क्या है, टर्टल, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर वगैरह, है ना। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ सेक्स इन दीज एनिमल्स, इनमें कैसे होता है, टेम्परेचर से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगा तो फीमेल पैदा होगी, मीडियम टेम्परेचर रहेगा मेल पैदा होगा, क्रोकोडाइल के अंदर। टर्टल में भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है ना, देखो इन टर्टल्स क्रोकोडाइल्स, ये रहा टर्टल, ये रहा क्रोकोडाइल। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ एग इंक्यूबेशन, है ना भाई, नॉट बाय क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम से फर्क नहीं पड़ता कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। हाइयर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है फीमेल को, लोअर या स्पेसिफिक इंटरमीडिएट बीच का टेम्परेचर मेल पैदा करके देता है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आप में से जिन जिन बच्चों को नीड लगे कि उनको प्रैक्टिस की और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है और थोड़ी जरूरत है, तो हमारे सैंपल पेपर्स पर अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहे तो सैंपल पेपर यहां से भी स्कैन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक होता ही है, एक बार जाके चेक करो, और हमारे सैंपल पेपर्स आप चाहे तो परचेज कर सकते हो, हेवी डिस्काउंट चल रहा है, विंटर कार्निवल क्योंकि चल रहा है इसीलिए, ठीक है ना। और किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम स्कैन करो, यहां से स्कैन नहीं हो रहा अगर, क्योंकि इसी डिवाइस पर देख रहे होगे तो दूसरा डिवाइस चाहिए होगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन खोल लो, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जाओ, ये सारे नोट्स जाकर के आपको वहां पर मिल जाएंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना बहुत है, तो आई होप ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बाकी साइंस के चैप्टरों की तरह हलवा बन चुका होगा, गाजर का, या फिर जो भी आपको हलवा पसंद हो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पसंद है आपको। आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर किसका चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर भर देना, ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है भाई, कमेंट सेक्शन में भर के बता देना मुझे कि आपको अगला लेक्चर किसका चाहिए,
बायो का भी लेक्चर अपना पेंडिंग है अभी, है ना, और फिजिक्स के भी पेंडिंग है। आपको केमिस्ट्री के मैं सारे लेक्चर दे चुका हूं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक कर लेना, जिन बच्चों ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री के हो गए या दूसरे फिजिक्स के लेक्चर हो गए, दूसरे बायो के हो गए, ठीक है। तो जो भी चाहिए हो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।